अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जुनून महरम की एपिसोड 3 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है उम्मे उमामा ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। गाड़ी लाशारी हाउस के सामने रुकते-रुकते ही वो ख़यालों से बाहर निकली और भीगी नज़रों से इस घर की जानिब देखने लगी, जिसे किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगी, जबकि इस पूरे वक़्त में महरीना बेगम की बातें उसके ज़हन में गूंज रही थीं। शाज़ल लाशारी उसका भाई था, उसका अपना सगा रिश्ता। ये सब उसे एक ख्वाब लग रहा था। वो अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा खुश थी। कभी-कभी चाह होती थी कि काश उसका भी कोई खूनी रिश्ता होता, लेकिन पता नहीं था कि उसे सालों बाद वाक़ई में उसे उसका कोई अपना सगा मिल जाएगा। रस्में मायों ख़त्म होने के करीब थी और मेहमान वापस जा रहे थे जब महरीना बेगम ने उसे अपने पास बिठाकर हर हकीकत से आगाह किया। शाज़ल उसका भाई था, वही भाई जिसकी एक झलक देखने के लिए उसकी माँ तड़पती रहती थी। शाज़िल को कभी पता ही नहीं था कि उनकी कोई बहन भी है। उनकी दादी ने इनसे यही कहा था कि उनके वालिदैन की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब वो अपनी बीमारी से लड़ रही थीं, तब उन्होंने शाज़िल को हर हकीकत बता दी। वो अपने किए पर शर्मिंदा थीं। तुम्हारी माँ और तुम्हें अपने पास लाना चाहती थीं, लेकिन तब तक तुम इस हवेली में आ चुकी थीं और तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई थीं। तुम्हारे मामू से उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम करवाया था और तुम्हारे मामू ने ही बताया था कि तुम बहुत खुश हो, इसलिए वो खुद तुम्हें लेने नहीं आईं, क्योंकि इन्हें लगता था कि उनकी तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूदगी तुम्हारी खुशहाल ज़िंदगी ख़राब कर देगी। इसलिए बस लोगों के ज़रिए तुम्हारे बारे में मालूम करवाती रहती थीं। वो भीगी आँखों से महरीना बेगम की हर बात सुन रही थी। इन्हें डर था कि अगर शाज़ल को पता चला कि उन्होंने अपनी बहू और पूती के साथ ये सब किया है, तो शायद इनसे हमेशा नफ़रत करते। इसलिए उन्होंने हमेशा शाज़ल को इस बात से अनजान रखा। लेकिन जब तुम्हारी दादी को अपनी बीमारी का पता चला, तो उन्होंने शाज़ल और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। हुरैब, ताकि तुम्हारा हक जो तुम्हें नहीं मिल सका, वो शाज़ल दे दे। ये सारी बातें जानकर शाज़ल अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए। असीरम भाई से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, जिसके ज़रिए तुम्हारी सारी मालूमात लेकर हम हुरम के लिए रिश्ता लेकर आ गए, ताकि इस सब की वजह से हमारे दरमियान एक रिश्ता बन जाए और तुम अपने भाई के करीब हो जाओ। वो मुझे बता भी तो सकते थे कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है। सारी बात मैं इसने पहली बार कुछ कहा था। वो तुम्हें कभी ये बात पता नहीं चलने देना चाहते थे, क्योंकि इन्हें लगता था उनकी दादी ने जो कुछ तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ किया, उसकी वजह से तुम उनसे भी नफ़रत करती होगी। तो आपने मुझे ये सब क्यों बताया? क्योंकि मैं मज़ीद तुमसे ये बात नहीं छुपा सकती। बाकी अपने भाई को अपनाना, उसके साथ अपना रिश्ता कायम रखना तुम्हारी अपनी मर्ज़ी होगी। उसे देखते ही मुलाजिम ने ड्राइंग रूम में बिठा दिया और खुद महरीना बेगम और शाज़िल साहब को बुलाने चला गया। घर में चंद मेहमान मौजूद थे जो शादी से एक दिन पहले उसकी यहाँ मौजूदगी पर हैरान हो रहे थे। साथ ही अपने ज़हन में उल्टी-सीधी बातें भी बना रहे थे, लेकिन इस वक़्त उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। "हुरैब, कैसी हो? खैरियत, तुम यहाँ आईं?" शाज़िल साहब के वहाँ आते ही उसने भीगी आँखों से उनकी तरफ देखा और चंद लम्हों बाद बिना कुछ कहे उनके सीने से लग गई। ना कोई शिकवा था, ना ही कोई शिकायत। बस चेहरे पर खुशी और इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उसे उसका अपना सगा रिश्ता जो मिल गया था, ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी में सारे गम ख़त्म हो गए हों। उसकी इस हरकत पर शाज़िल साहब ने हैरान होते हुए अपने साथ खड़ी महरीना बेगम को देखा और उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर समझ गए कि उनकी प्यारी-सी बेगम हुरैब को सारी हकीकत बता चुकी है। इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सज गई। होले से मुस्कुराते उन्होंने हुरैब के बालों पर अपने लब रख दिए। पूरी हवेली किसी चिड़िया घर से कम नहीं लग रही थी। लोगों की मौजूदगी के बायस सारा दिन ही शोर सा मचा रहता था। लेकिन कौन जानता था कि जिस हवेली में इस वक्त खुशियां बिखरी पड़ी थी, थोड़ी देर में वहां मातम जैसा समा होने वाला था। कल निकाह की तकरीब थी, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से की जा रही थी। जन्नत और मन्नत तो मेहंदी पहले ही लगवा चुकी थी, लेकिन हुरम के हाथों को अब सजाया जा रहा था। उसे मेहंदी कभी भी पसंद नहीं थी। इस वक्त भी वो ये काम सिर्फ घर वालों की जिद पर कर रही थी। हूर, पीछे से आती आवाज पर उसने हैरत से मुड़कर देखा, जहां इर्तजा खड़ा था। व्हाइट शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड किए, उसने साथ ही ब्लू कलर की पैंट के साथ ब्लू कलर का वेस्ट कोट पहन रखा था। अपनी मेहंदी अधूरी छोड़कर वो अपनी जगह से उठी और भागते हुए उसके करीब आई। इर्तिजा, आप सच में आ गए? बिल्कुल, मेरे बिना तुम्हारा निकाह भला कैसे होता? उसने हल्के से हुरम के गाल को छुआ, जिस पर वो खुशी से चिल्लाते हुए हिफ्जा को आवाज देने लगी। आखिर को उसे भी तो पता चलना चाहिए था कि उसका बेटा यहाँ आ गया है। क्या हुआ है हुरम? उसकी पुकार सुनकर वो परेशानी से वहां पर आई और वहां खड़े इर्तिजा को देखकर अपनी जगह साख्त रह गई। कैसी हैं मॉम? यकीनन मुझे याद कर रही होंगी। आपको तो सभी याद कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने याद किया। उसने अपनी तरफ इशारा करके बताया, जिसे इर्तजा को याद करना उसके लिए कितना फखरिया काम था। उसने चिल्लाकर तो हिफ्जा को बुलाया था, लेकिन उसकी चीख जिस जिसके कानों तक गई, वो सभी फिक्रमंदी से वहां पर आए थे। लेकिन वहां खड़े इर्तजा को देखकर इन्हें भी हैरत हुई, बेहद हैरत हुई।
अलबत्ता आलम और ज़रियाम का हाल हिफ्सा से मुख्तलिफ नहीं था। ज़रियाम भाई कैसे हैं आप? उसने खुद को हैरत से तकते ज़रियाम की जानिब देखते हुए पूछा, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया था। खैर, मैं अब फजूल वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। निकाह को आपको बुलाएं। मेरा और हुरम का निकाह अभी और इसी वक्त होगा। आलम, ज़रियाम और हिफ्सा ये बात पहले से जानते थे कि वो हुरम के लिए क्या एहसासात रखता है, इसलिए इर्तज़ा की बात सुनकर इन्हें हैरत नहीं हुई थी, जबकि बाकी सबके चेहरे पर हैरत तो बेयकीनी के तासरात थे। और हुरम फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसे लगा इर्तज़ा मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी संजीदा चेहरे पर कहीं से भी मजाक का अंसर शामिल नहीं था। इर्तिज़ा का रवैया उसके अक्सर ही उसे अपने साथ अजीब लगता था, लेकिन वो उसके बारे में ऐसा कुछ सोचता होगा उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इर्तिज़ा होश में तो हो? आयरा की सख्त आवाज़ पर उसने हिफ्सा की तरफ देखा, जो उसके देखने पर अपना सर नफ़ी में हिलाकर रह गई। लेकिन वो इर्तिज़ा ही क्या जो किसी की सुन ले। ये कोई बकवास नहीं है आयरा आंटी, मुझे हूर से निकाह करना है। हुरम मेरी बेटी है और उसकी ज़िंदगी का हर फैसला करने का हक भी मुझे ही है। ज़रियाम भाई, हूर अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला करे, ये हक तो मैंने खुद उसे भी नहीं दिया। ये हुरम की ज़िंदगी है और फैसला भी वही करेगी। इर्तज़ा, मुतसिम की भारी आवाज़ सुनते ही उसने सवालिया नज़रों से हुरम की तरफ देखा, जो अभी तक शॉक की कैफियत में थी। बताओ, हूर करोगी ना मुझसे निकाह? इर्तज़ा, आप ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। हूर करोगी ना मुझसे निकाह? नहीं, इर्तज़ा मुझे आपसे निकाह नहीं करना है। उसने भीगी आंखों से इस जिद्दी शख्स को देखा, जबकि उसका जवाब सुनकर इर्तज़ा ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। सुन लिया तुमने इर्तज़ा, अब जाओ यहाँ से। ज़रियाम के तंजिया लहजे पर उसने अपनी आंखें जब्त से बंद कर ली और अपनी बैग पर रखी पिस्टल निकालकर हुरम को अपनी तरफ खींचकर पिस्टल उसकी कनपटी पर टिका दी। उसका ये अमल सबके लिए गैर मुतवक्को था, इसलिए इर्तज़ा की इस हरकत से सबके ही हवास बेकाबू हो गए थे। मुझे हुरम से निकाह करना है अभी और इसी वक्त, सीधे तरीके से मान जाएं, वरना फिर ना तो इर्तज़ा आफिंदी का वजूद इस दुनिया में रहेगा और ना ही हुरम शाह का। इर्तज़ा पागल मत बनो, ये कोई खिलौना नहीं है। पिस्टल हुरम की कनपटी पर देख हुरैब ने बौखलाते हुए कहा। पागल तो मैं हूँ भाभी जी, लेकिन शायद आप लोग मेरे पागलपन से वाकिफ नहीं हैं, तभी मेरी बात नहीं मानी जा रही। उसने अपनी बाहों में कैद सिसकती हुरम को देखा। उसे इस तरह देखकर इर्तज़ा को तकलीफ हो रही थी, लेकिन अगर आज उसकी तकलीफ का ख्याल कर लेता तो खुद सारी उम्र वो इस तकलीफ से गुजरता रहता। उसका वजूद तो हुरम से ही मुकम्मल था और अगर हुरम शाह उसकी ज़िंदगी में नहीं होती तो फिर उसे अधूरा रह जाना था। इर्तज़ा, हम इस मसले को बैठकर हल कर लेते हैं, ये तमाशा लगाना ज़रूरी नहीं है। इहाब नरमी से कहते हुए उसके करीब आने लगा। जब इर्तज़ा ने एक गोली उसके पाँव के करीब चलाई, गोली की तेज आवाज़ हवेली में गूंजी, जबकि इर्तज़ा की यह हरकत देखते ही मिशाल ने जल्दी से उसे पीछे खींचा। गोली की इतनी तेज आवाज़ यकीनन कमरों तक भी गई होगी, लेकिन वहां बंद कमरों के बाइस इतना शोर नहीं हुआ होगा। शुक्र था कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, वरना गोली की आवाज़ सुनकर इन सब ने बेहोश हो जाना था। इर्तज़ा, बंद करो ये पागलपन, समझ नहीं आ रहा नहीं रहना चाहती हुरम तुम्हारे साथ। मॉम, मैंने हुरम से उसकी मर्जी पूछी भी नहीं है, मैंने अपनी मर्जी बताई है। इर्तज़ा, तुम हुरम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि हुरम को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ज़रियाम की बात सुनकर तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरी और एक बार फिर से हवेली में गोली की आवाज़ गूंजी। हुरम इन सब के लबों से बेसाख्ता चीख निकली, लेकिन गोली उसे नहीं लगी थी। इन सब की नज़रें इर्तज़ा के बाजू से बहते खून पर गई थीं। उसके बाजू से गोली लगने के बाइस तेजी से खून बह रहा था, लेकिन सामने खड़ा बंदा बिना कोई तकलीफ दे तासरा चेहरे पर सजाए संजीदगी से इन सबको देख रहा था। उसने अपने करीब खड़ी हुरम को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा पड़ा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी भी पल वो बेहोश हो जाएगी। आपने ठीक कहा ज़रियाम भाई, मैं हुरम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन खुद को पहुंचा सकता हूँ। मेरा और हुरम का निकाह अभी और इसी वक्त होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कसम खाकर कहता हूँ यहीं पर खड़े खड़े खुद को ख़त्म कर लूँगा। इर्तज़ा की आज़ाद करते ही वो भागते हुए ज़रियाम के सीने से जा लगी। उसका वजूद थर-थर काँप रहा था, जिसे देखकर ज़रियाम का दिल चाहा कि सामने खड़े इर्तज़ा को खुद ही जान से मार दे। इर्तज़ा, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ हुरम चाहिए। मेरा अभी और इसी वक्त निकाह करें, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। उसने पिस्टल अपनी कनपटी पर रखी, जिसे देख हिफ्सा ने घबराकर ज़रियाम की तरफ देखा। उसे पता था कि इर्तज़ा अपनी ज़िद का कितना पक्का है, और इसी बात का तो उसे ज़्यादा डर था। वो अपनी इकलौती औलाद को खोना नहीं चाहती थी। ज़रियाम, देखो मैं वादा करती हूँ, हुरम बहुत खुश रहेगी, हम उसे एक खरोंच भी नहीं आने देंगे। प्लीज़ मान जाओ ज़रियाम, तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। उसके सामने हाथ जोड़कर वो मिन्नत कर रही थी, लेकिन वो कैसे उसकी बात मान लेता। हिफ्सा आंटी, ऐसा मुमकिन नहीं है। ज़रियाम, तुम हाँ कहोगे तो मुमकिन हो जाएगा। उसने अपने सीने से लगी हुरम को देखा, जो डर से कांपते हुए अपना आप उसमें छुपाने की कोशिश कर रही थी। कैसे वो अपनी बेटी इस शख्स को सौंप देता, जिसकी वजह से उसकी बेटी इस वक्त इतना डर रही थी। हुरम का रोना, हिफ्सा की मिन्नतें और पिस्टल के लोड होने की आवाज़ उसके कानों में एक साथ पड़ी, और बेबसी से उसने खुद को कहते सुना, मुझे कबूल है।
उसके कहने पर हुरम ने बेयकीनी से सर उठाकर जरियाम की तरफ देखा और अपना सर नफी में हिलाते उससे दूर होती कमरे की तरफ भाग गई। उसे जाते देख जरियाम ने एक खून ख्वार निगाह वहां खड़े इर्तजा पर डाली और खुद भी उसके पीछे चला गया। उसे पता था कि कमरे में जाकर वो मजीद शिद्दत से रो रही होगी और ऐसा ही था। हुरम मेरी जान, उसे इस हालत में देख वो तड़प ही तो गया था। उसे कहाँ बर्दाश्त था अपनी बेटी के आंसू। वापस आई, मैं इर्तजा से शादी नहीं करूंगी। जरियाम ने उसके रोते वजूद को अपने सीने से लगा लिया। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं जानता था कि हुरम शाह तो पहले दिन से ही इर्तजा आफिंदी की मोहब्बत बन चुकी थी। वो मोहब्बत जो धीरे धीरे इश्क और जुनून में बदलती गई। अगर मामला सिर्फ मोहब्बत का होता तो इर्तजा उसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ देता, लेकिन यहाँ तो मामला इश्क का था, जुनून का था। इर्तजा आफिंदी के जुनून का, जिसे वो अपना जुनून महरम बनाना चाहता था। कैसे छोड़ देता वो इस लड़की को जो उसकी जिंदगी थी। जरियाम, आलम की आवाज सुनकर वो दोनों चौंके। जी वापस आई। गहरा सांस लेकर उसने रोती हुरम को देखा और जाकर उसके करीब बैठ गया और जरियाम के सीने में छुपा उसका चेहरा निकालकर नरमी से अपनी जानिब किया। दादा साईं, मैं निकाह नहीं करूंगी। पहले भी तो घर वालों की रजामंदी से कर रही थी ना। मेरी जान, तो अब क्यों इनकार कर रही हो? इस रिश्ते में भी घर वालों की ही रजामंदी शामिल है। नहीं है, इस रिश्ते में किसी की रजामंदी शामिल नहीं है। इर्तजा हर लिहाज से एक अच्छा इंसान है, लेकिन तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो, क्यों? मुझे वजह बताओ। वो मेरे चाचू हैं, मैंने इन्हें हमेशा इसी नज़र से देखा है। बस। वो उसके मजीद कुछ बोलने का मुंतजर था। वो मुझसे बहुत बड़े हैं। हाँ, बड़ा तो है, पर इर्तजा एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम्हें सौंप कर हम हमेशा बेफिक्र रहेंगे। आप मुझे राजी करने आए हैं ना? उसने शिकायती नजरों से आलम की तरफ देखा और वापस जरियाम के सीने में छुप गई। उसकी हरकत पर आलम ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और उसका सर अपने मजबूत सीने पर रख लिया। हुरम, मैं जब भी कोई फैसला करता हूँ तो साथ ये भी देखना हो कि आगे जाकर इस फैसले से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर मुझे कोई नुकसान नजर आता है तो मैं अपने कदम पीछे हटा लेता हूँ, लेकिन अगर फैसला ठीक लगता है तो अपने कदम आगे बढ़ा लेता हूँ। आप ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। तुम जानती हो हुरम, तुम्हारे एक इकरार से बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब? उसने आंसुओं से तर चेहरा उठाकर उसे देखा। अगर तुमने इनकार कर दिया तो इर्तजा खुद को कोई नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। वो हिफ्जा और एहसान की इकलौती औलाद है, जिसकी तमन्ना उन्होंने कितने सालों तक की थी। क्या बर्दाश्त कर सकेंगे वो अपने बेटे की जुदाई? दो खानदानों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। दादा साईं, मैं नहीं चाहती किसी को मेरी वजह से कुछ हो। हुरम, तुम निकाह के लिए राजी हो जाओ। तुम देखना, इर्तजा के साथ तुम बहुत खुश रहोगी। और अगर मैं खुश ना रह सकी तो? अगर तुम्हें कभी भी लगे कि इर्तजा कहीं गलत है या तुम खुश नहीं हो, तो तुम सीधा मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें बिना लम्हा ज़ाया किए उस रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगा। फिर चाहे इर्तजा कितनी ही रुकावटें पैदा करे, मैं उसे लड़ लूंगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे फैसले पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें यकीन है ना तुम्हारे दादा साईं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे? जी, मुझे यकीन है। अपने आंसू साफ करके वो दोबारा आलम के सीने से लग गई। उसने बात तो सही कही थी। इर्तजा अपनी चीज़ों के मामले में कितना जुनूनी था वो अच्छे से जानती थी, और इर्तजा के अपने लिए एहसासात देख वो ये बात अच्छे से जान चुकी थी कि उसे पाने के लिए भी वो किसी भी हद तक चला जाएगा, फिर चाहे उसे खुद को ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। अगर इर्तजा खुद को कुछ कर लेता तो वो सारी उम्र खुद को माफ़ नहीं कर पाती कि इर्तजा ने उसकी वजह से खुद को कुछ कर लिया। हिफ्जा और एहसान कितनी मोहब्बत करते थे उससे। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो हमेशा खुद को इनका कसूरवार ठहराती। आलम ने ठीक कहा था, उसकी एक हाँ सब ठीक कर सकती थी, क्योंकि अगर वो इनकार करती तो ये जुड़ा हुआ घर बिखर जाता। हुरम शाह वल्द जरियाम शाह, आपका निकाह इर्तजा आफिंदी वल्द एहसान आफिंदी के साथ 25 लाख हक महर सिक्का राइजल वक्त होना तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसकी अधूरी सूखी मेहंदी झड़कर जगह जगह बिखर चुकी थी, जो उसने अरहान के नाम की लगवाई थी। लेकिन तकदीर ने कैसा खेल खेला था उसके साथ। सफेद रंग की कमीज शलवार के साथ उसने सुर्ख रंग का दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा हुआ था। आंसुओं से भीगे चेहरे और सुर्ख गाल और नाक के साथ वो इस हुलिये में भी इर्तजा को बेपनाह हसीन लग रही थी। उसके कोई जवाब ना देने पर मौलवी साहब ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए, जिस पर हुरम ने नफरत भरी निगाह अपने सामने बैठे इर्तजा पर डाली, जिसकी नज़रों में उसके लिए प्यार ही प्यार था। उसके बाजू पर बैंडेज हो रही थी जो जन्नत ने की थी, अलबत्ता शर्ट पर खून लगा हुआ था। कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है? उसके सामने निकाहनामा रखकर पेन उसके हाथ में थमा दिया, लेकिन कांपते हाथ के बाईस साइन हो ही नहीं पा रहे थे। जरियाम ने नरमी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। उसके हाथ का लम्स अपने हाथ की पुष्ट पर महसूस करके उसने धीरे से साइन कर दिए। उसके साइन करते ही मौलवी साहब इर्तजा से पूछने लगे। उनके पूछने पर उसने खुशदिली से जवाब दिया और निकाह नामे पर साइन कर दिए। निकाह होते ही हुरम उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई, जबकि बाकी सब अपनी जगह पर ही खड़े रहे।
कोई मुबारकबाद का कोई शोर नहीं मचा था। इन सब में बस एक इर्तिजा ही था जिसके चेहरे पर बिखरी खुशी हर कोई देख सकता था। इन सबको अपनी जगह पर जमे देख इर्तिजा हंसते हुए खुद ही जरियाम के करीब जाकर उससे मिलने गया। ससुर जी मुबारकबाद नहीं देंगे, इकलौता दामाद हूँ आपका। उसकी बात सुनकर सरियाम ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से भींच ली, वरना दिल तो चाह रहा था कि इर्तिजा का मुंह ही तोड़ दे। उसके सख्त तासरात देखकर इर्तिजा के लबों पर जानदार मुस्कुराहट बिखरी, जिसे वो जब्त कर गया, क्योंकि इस माहौल में उसकी मुस्कुराहट देखकर सबका गुस्सा मजीद बढ़ जाना था। आलम अरहान का क्या करना है? असीम की बात सुनते ही सब चौंके। इतनी टेंशन में इस तरफ तो इन सबका ध्यान ही नहीं गया था कि कल पूरम की बारात थी। इन्हें मना कर 2 बारात लेकर ना आए। वैसे भी एक तमाशा तो लग ही चुका, दूसरा भी लग जाएगा। भले उसने हुरम को इर्तिजा से निकाह करने के लिए जवाब पेश किए थे, लेकिन हकीकत में वो खुद इस रिश्ते से खुश नहीं था। यह जबरदस्ती का रिश्ता था। अगर उसे इर्तिजा की तरफ से कोई गलत कदम उठाने का डर ना होता तो वो कभी भी ये निकाह नहीं करता। हवेली में मौजूद मेहमान इर्तिजा की सारी कार्रवाई देख चुके थे और अब धीरे धीरे ये बात हर मुंह तक जानी थी। ये बात जहन में आते ही उसने उकताकर अपनी बादामी शॉल दूर फेंकी और कमीज के ऊपरी 2 बटन खोल लिए। चेहरे पर संजीदगी सजाए हुए इस वक्त गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था और इस संजीदगी में भी वो बेहद दिलकश लग रहा था। आलम, इर्तिजा ने कहा है कि वो आज या कल में रुखसती करना चाहता है, तुम्हारी इजाजत चाहिए थी। उसका संजीदा चेहरा देखकर हिफ्जा ने झिझकते हुए कहा, जबकि उसके कहने पर आलम तंजिया हंसी हंसा। अपने लफ्जों को दुरुस्त करो हिफ्जा, उसने इजाजत नहीं मांगी, सिर्फ बताया है निकाह के लिए तो उसने हमारी इजाजत ली थी, ना जो रुखसती के लिए लेगा। अपनी जगह से उठकर तेज कदम उठाते वो वहां से चला गया। हुरम उसकी जान थी और अपनी जान को इस तरह देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। लेकिन अभी वो ये नहीं जानता था कि शाह हवेली में एक और तमाशा होने वाला था। हुरम उसकी जान थी तो जन्नत उसकी जिंदगी। हुरम की तकलीफ पर उसे इतनी तकलीफ हो रही थी तो जन्नत की हालत देखकर उसका क्या हाल होना था। निकाह के बाद से वो अपने कमरे में ही बैठी थी। अब तो आंसू भी जैसे खुश्क हो चुके थे। उसके कमरे में सिर्फ हुरैब ही आई थी उसे खाना खिलाने के लिए, लेकिन जब उसके लाख कहने पर भी हुरम ने कुछ नहीं खाया तो थक हार कर वो भी उठकर चली गई। इस वक्त वो जिस कैफियत में थी उससे सब वाकफियत थे और इसलिए उसे तंग करना किसी को भी मुनासिब नहीं लगा। वो एक समझदार लड़की थी। जब जहन इन सब चीज़ों से हटता तो वो खुद ही इस मामले पर गौर कर लेती। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने अपनी आंखें जोर से मींच लीं। इस वक्त इसे ना तो किसी से मिलना था, ना ही कोई बात करनी थी। हूर इर्तिजा की आवाज़ सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। मेरे कमरे से निकलें, मैं तुम्हें बताने आया था कि यहाँ तुम्हारा जो भी ज़रूरी सामान है रख लो, हम वापस जा रहे हैं। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, अपनी जगह से उठकर उसने दांत पीसते हुए कहा। पहले जबरदस्ती निकाह कर लिया और अब इसे यहाँ से लेकर जा रहा था। आखिर चाहता क्या था ये शख्स? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूर, तुम्हें बता रहा हूँ। मैं भी आपको बता रही हूँ इर्तिजा कि आप इस मामले में मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। इर्तिजा की सब्ज आंखों में आंखें डाले उसने सर्द लहजे में कहा। आज उसकी नजरों में रवैये में इर्तिजा के लिए वो इज्जत वो मान नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। बिना कोई तमाशा लगाए खामोशी से मेरे साथ चलना हुरम आफिंदी, वरना फिर मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। और यकीन मानो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके मैं कभी खुश नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मेरे साथ निकाह के वक्त जबरदस्ती ना करते। अपने मरने का झूठा नाटक न करके मुझे अपने निकाह में नहीं लाते। तुम्हें लगता है मैं मरने का झूठा नाटक कर रहा था? अभी मरकर दिखाऊं तुम्हें? मर जाए ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। उसके सफाकी से कहने पर इर्तिजा ने अपनी पिस्टल निकाली, जिसे देखकर वो सहम गई, लेकिन चेहरे के तासरात सर्द ही रखे। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम हो हूर, इसलिए इसे खत्म भी तुम ही करोगी। उसने पिस्टल लोड करके इर्तिजा ने उसके नाजुक हाथों में थमाई और उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर पिस्टल अपने सीने पर रख ली। चलाओ गोली। अपने नाजुक हाथों पर इर्तिजा की सख्त गिरफ्त देखकर उसने अपने होंठ भींच लिए। अलबत्ता इर्तिजा की हरकत के बाइस उसके हाथ तेजी से कपकपा रहे थे। छोड़े मुझे हूर, मार दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दे मुझे, उसने रोते हुए चीख कर कहा, जबकि हाथों की कपकपाहट में मजीद इजाफा हो चुका था। उसे डर लग रहा था कि सच में उसके हाथों से गोली ना चल जाए, लेकिन सामने वाले को इस वक्त उसके डर की कोई परवाह नहीं थी। मैंने कहा चलाओ गोली, उसका रोता चेहरा देख इर्तिजा ने चिल्लाकर कहा, जिस पर उसके आंसू मजीद रवानी से बहने लगे। आई एम सॉरी इर्तिजा, प्लीज छोड़े मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। इर्तिजा से दूर होने का एक यही तरीका था, वरना वो यकीनन तब तक खुद को उससे दूर ना करता जब तक गोली वाकई में उसके सीने के आर पार ना हो जाती। उसकी बात सुनकर इर्तिजा ने उसके कपकपाते हाथ छोड़े और पिस्टल साइड पर रखकर उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। उसकी कमर सहलाते हुए वो उसके कांपते वजूद को रिलैक्स करने लगा, जबकि होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट बिखरी पड़ी थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती हो, फिर मारना तो दूर की बात है, और अगर नहीं चाहती हो कि इस हवेली से मेरा जनाजा उठे तो प्यार से वापस चलने के लिए तैयार हो जाना। इर्तिजा ने उसका आंसुओं से भीगा चेहरा साफ किया और तेज तेज कदम उठाते वहां से चला गया।
तेज तेज कदम उठाता वो बाहर की तरफ जाने लगा जब आयरा की आवाज ने उसके कदम रोके। आपके पास ही आ रही थी। क्या हुआ है? रुबाब का फोन आया था। वो जन्नत को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाना चाह रही थी। कुछ जरूरी चीजें लेनी है। उसने कहा जन्नत अपनी पसंद से ही खरीद लेगी। मैंने कहा आपसे पूछकर बता दूंगी। हाँ भेज दो जन्नत की को, पर वो है कहाँ? उसने आखिरी बार जन्नत को निकाह से पहले देखा था। उसके बाद से उसकी तरफ ध्यान ही नहीं किया। कहाँ होना है? अपने कमरे में होगी। उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाते हुए उसने वहां बैठी शांजे को पुकारा। शान से बचे जाओ, जन्नत को बुलाकर लाओ। अपनी जगह से उठकर वो जन्नत के कमरे की तरफ चली गई और आलम आयरा से कल के मुतालिक जरूरी बात करने लगा। जब 15 मिनट बाद वो वापस आई, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी थी। बाबा साईं, जन्नत रूम में नहीं है तो कहीं और देख लेती, हो सकता है छत पर हो। मैंने हर तरफ देख लिया है, वो कहीं नहीं है। उसकी बात सुनकर वो फिक्रमंद होता खुद उसके कमरे की तरफ भागा जो खाली था। हवेली का हर कोना वो देख चुका था, लेकिन जन्नत कहीं नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि जन्नत उससे पूछे बिना कहीं बाहर चली गई हो? घर के अफराद भी उसकी गैर मौजूदगी पर परेशान हो गए थे। जब इन सब को देखकर अहान चौंका। सब अफराद वहीं पर थे सिवाय सालार के। तो क्या सालार ने कुछ किया है? शामिर लाला, सालार कहाँ है? अहान की आवाज पर वो सब चौंके और ध्यान सालार की जानिब गया जो कब से मंजर से गायब था। हयात, सालार कहाँ है? हयात ने संजीदा नजरों से अपने बराबर खड़ी हयात को देखा। शामिर माइयों के बाद से ही वो चला गया था। उसने कहा था कि वो अपने दोस्त के घर पर है। कौन से दोस्त के घर पर है? उसका एक ही दोस्त है, यकीनन वही होगा। उसकी बात सुनते ही आलम बिना नमाज आया किए तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। सालार का एक ही दोस्त था। अगर वो दोस्त के घर पर था तो यकीनन उसने वहीं पर होना था। उसका एड्रेस तो वो सब पहले से ही जानते थे। आलम के वहां से जाते ही वो सब भी एक एक करके उसके पीछे चल दिए। उसने मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से अपने सामने बेहोश पड़ी जन्नत को देखा और उसका हाथ थामकर उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रख दिए। जब डोरबेल की आवाज उसने कानों में पड़ी, बाहर खड़ा शख्स जैसे बेल पर हाथ रखकर हटाना ही भूल चुका था। बदमजा होकर वो अपनी जगह से उठा। उसकी शर्ट एक कोने में पड़ी थी जिसे उठाकर पहनने की उसने जहमत नहीं की थी। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर वहां खड़े लोगों पर गई और उसे बिना कुछ समझने का मौका दिए आलम ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। जन्नत कहाँ है सालार? उसकी धाड़ पर सालार ने हंसते हुए अपने होंठ पर हाथ फेरा जहां आलम के जोरदार थप्पड़ के बाइस खून निकल रहा था। उसने मुस्कुराती नजरों से आलम को देखा और कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही वो तेज तेज कदम उठाता इस कमरे की तरफ गया जहां का सालार ने इशारा किया था और अंदर बेड पर लेटी जन्नत को देखकर उसे अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हो रही थी। उसने फौरन दीवार का सहारा लिया जबकि साख्त नजरें हनूज जन्नत पर जमी हुई थी। उसने सुबह वाले कपड़े ही पहन रखे थे, बस फर्क ये था कि अब उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और बाल बिखरे पड़े थे। वो कोई बच्चा या ना समझ तो नहीं था जो उसकी हालत देखकर भी कुछ समझ ना पाता। मैंने कहा था दादा साईं जन्नत मुझे सौंप दे, वरना कैसे भी करके मैं उसे अपना बना लूंगा, लेकिन शायद आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी थी। अपने पीछे सालार की आवाज सुनते ही उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और बिना किसी चीज का लिहाज किए उसे मारना शुरू कर दिया। घटिया इंसान। उसके हर बार को वो खामोशी से हंसते हुए सह रहा था जबकि आलम के अल्फाज लबों पर मुस्कुराहट बिखेर रहे थे। वो खुद कोई मुजाहमत नहीं कर रहा था और आलम उसे छोड़ नहीं रहा था। उसका बस चलता तो लम्हा साया किए बिना इस इंसान को जमीन में दफना देता। माहिर और शामिर ने बहुत मुश्किलों से उसे आलम की गिरफ्त से आज़ाद करवाया था, वरना आलम तो शायद वाकई में उसे जान से मार देता। मैंने तुम्हें अपना कहा था सालार, और मेरी अपनायत का तुमने ये सिला दिया है मुझे। उसने नफरत भरी निगाह सालार पर डाली जो इतनी मार खाने के बावजूद भी उसकी बात सुनकर कहका लगा उठा। मैंने भी आपसे सीधे तरीके से बात की थी कि जन्नत मुझे दे दे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस घटिया हरकत से मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा? इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा सालार। शाह, तुमने जो घटिया हरकत की है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जन्नत को तो अब आपको मुझे सौंपना ही पड़ेगा, वरना जो कुछ मैंने इनके साथ किया है ना, वो सब कुछ पूरी तफसील से मेरे पास वीडियो की सूरत में महफूज है। वो वीडियो अगर मैंने किसी को दिखा दी तो जावियान तो क्या कोई भी जन्नत से उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही आलम ने फिर से उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का रसीद किया जिसके बायस उसके मुंह से खून निकला। लेकिन इस बार इन दोनों के दरमियान कोई नहीं आया था, क्योंकि जो घटिया हरकत सालार कर चुका था उसके बाद अगर आलम उसे जिंदा छोड़ देता तो ये सालार की खुशनसीबी ही थी। उसने आलम शाह की इज्जत पर हाथ डाला था, कैसे वो उसे इतनी आसानी से बख्श देता? आलम उसे मार रहा था और वो उसकी मार खा रहा था। अगर वो कोई मुजाहमत करता तो यकीनन इतना बुरा हाल उसका ना हो रहा होता, लेकिन वो कोई मुजाहमत नहीं कर रहा था। वो तो खामोशी से उसका हर बार खा रहा था। कुछ ही देर में वो बेहोशी की कैफियत में पहुंच चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, शायद इस चीज की कि जो उसने चाहा था वो पा लिया था। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर साहिर ने आलम को बमुश्किल उससे दूर किया, जो उससे दूर होकर अपना खून वाला हाथ अपने कपड़ों से साफ करके अंदर कमरे की तरफ चला गया और वहां लेटी जन्नत को देखते ही उसकी आंखें भीग गईं। उसने तो कभी किसी की बेटी का बुरा नहीं चाहा था,
फिर आज ये सब उसके साथ क्यों हुआ था? अपनी शॉल उतारकर उसने अच्छे से जन्नत के वजूद पर फैलाई। जब कपकपाते लबों से जन्नत ने उसे पुकारा, बाबा, उसका कपकपाता लहजा सुनकर आलम ने मजीद उसे खुद में भींच लिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर घर से निकल गया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी पहली नजर वहां बैठी मिशाल और एहाब पर गई और इनके चेहरे पर बिखरती उदासी देखकर उसने मुंह बनाया। सब इतना उदास क्यों है? उसकी बात सुनकर मिशाल ने घुरती नजरों से उसकी तरफ देखा। इतना कुछ हो गया और तुम पूछ रही हो सब इस तरह से उदास क्यों है? ऐसा भी क्या हो गया मॉम? इर्तिजा ने हुरम से शादी की है और क्या जबरदस्त तरीके से की है। आपको पता है नॉवेल्स में हीरो हीरोइन से ऐसे ही तो शादी करता है। उसकी बात सुनते ही मिशाल का गुस्से जैसे सातवें आसमां पर पहुंच चुका था। सब लोग यहाँ इतने परेशान थे और इस लड़की को अभी भी अपनी कहानियों की पड़ी थी। किसी की जिंदगी में क्या तबाही आई थी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसके नजदीक तो जो कुछ भी हुआ था अच्छा हुआ था। हकीकत की दुनिया में लौट आओ आयशा, यहाँ किसी की जिंदगी उजड़ रही है और तुम हो कि अपनी फर्जी दुनिया से ही बाहर नहीं आ रही हो। मिशाल, उसके तेज लहजे को देखकर इहाब ने टोंका, जिस पर वो घुर कर उसे देखने लगी। ये सब तुम लोगों की शय का नतीजा है। इसे बड़ा होने दो इहाब, इसे जानने दो कि दुनिया कैसी होती है। हकीकी जिंदगी में इसका कोई सालार सिकंदर नहीं आएगा। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा जो मेरी इतनी डांट पड़ी, भीगे लहजे में कहते हुए उसने मिनमिनाते हुए कहा और मिशाल की घुड़ती नजरें खुद पर टिकी देखकर कमरे से निकल गई। तुम यहाँ क्या बैठी हो? उसने सीढ़ियों पर बैठी आइसल को देखते हुए पूछा, जो उसकी दी हुई डोरा में अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। असफन की आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। सब इतने परेशान क्यों हैं असफी? हुरैब मामा तो रो भी रही थी। वो परेशान नहीं है, बस उदास है। अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसने आइसल को पहनाया। माथे पर बिखरे बालों के साथ चश्मा लगाए वो हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी मासूमियत तो बस इस लड़की के चेहरे पर ही आकर खत्म हो गई थी। क्यों उदास हैं? क्योंकि हुरम आपी इस घर से जा रही हैं। वो क्यों जा रही हैं? हर लड़की जाती है आइजल, क्यों जाती है? उसके चेहरे पर मजीद उलझन बिखरी। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो फिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने शौहर के पास चली जाती है। मतलब जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। असफन की बात सुनते ही उसके चेहरे पर बिखरी उलझन यकदम गायब हुई। असफी बताओ ना, उसकी खामोशी देखकर आइजल ने उसका बाजू हिलाते हुए पूछा। वो क्या जवाब देता उसके सवाल का? हाँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम भी अपने शौहर के पास चली जाओगी, लेकिन मैं मामा पापा को छोड़कर कैसे जाऊंगी? थोड़ी देर पहले वो चहकते हुए अपने शौहर के पास जाने का पूछ रही थी और अब जब असफन ने उसे जाने का बता दिया था तो चेहरे पर फिर से उलझन बिखर चुकी थी। वो अपने माँ बाप से भला कैसे दूर जाती, लेकिन मेरा शौहर है कहाँ? जब तुम बड़ी हो जाओगी आइजल तो वो खुद ही तुम्हारे सामने तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन मुझे माँ बाबा के साथ रहना है। क्या वो हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकता? नहीं। उसने अपना सर नफी में हिलाया। तो फिर मैं ऐसा तरीका सोचती हूँ जिससे मैं अपने शौहर के साथ भी रह लूँ और मामा बाबा से भी दूर ना जा सकूँ। थोड़ी पर हाथ रखकर वो तरीका सोच रही थी जिससे आप अपने माँ बाप और शौहर दोनों के साथ रहती, जबकि उसका मासूमाना अंदाज देख वो बेसाख्ता हंसा। मुस्कुराते हुए वो मोबाइल पर नजर आती तस्वीर देख रहा था। उसके मोबाइल में ढेरों तस्वीरें मौजूद थीं, लेकिन सिर्फ एक ही हस्ती की। उसकी तस्वीर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। ऑफिस में जब भी वो उसे नजर आती थी उसकी एक तस्वीर तो हमसा अपने पास याद के तौर पर लाजमी लेता था, और ये काम वो इस तरह करता था कि आज तक किसी को उसके इस काम की खबर ही नहीं हुई थी, ताकि जब वो सामने ना हो तो उसकी तस्वीर देखकर आंखों की प्यास बुझा ले। वो शख्स उसे दीवानों की तरह चाहता था और वो कहती थी कि उसकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा जो उससे मोहब्बत करे। अगर वो अपने लिए मीर हमसा अब्बासी के जज्बात जान जाती तो कभी भी इस तरह की बात ना कहती। कब वापस आओगी तुम? ये दिल तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। उसकी तस्वीर देखते हुए वो जेरे लब बुड़बड़ाया और उसका नंबर मिलाने लगा। उसने आयशा का नंबर इर्तजा के मोबाइल से लिया था। वैसे भी इर्तजा के मोबाइल से आयशा का नंबर लेना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। कॉल मिलाते ही चंद लम्हों बाद पिक कर ली गई, लेकिन बदले में आयशा का रुंधा लहजा उसे परेशान कर गया। पानी का गिलास लबों से लगाकर वो एक ही सांस में सारा पानी पी गई। जब पीछे से अजमीर की आवाज उसके कानों में पड़ी, भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल है मेरा। उसकी गुनगुनाहट सुनते ही मन्नत का चेहरा सुर्ख हो चुका था। झटके से उसका रुख अपनी जानिब करके वो गहरी नजरों से मन्नत के भीगे होंठ देखने लगा। मन्नत, जल्दी से इसे साफ करो, तुम्हारे भीगे होंठ मेरा ईमान डगमगा रहे हैं। उसकी नजरें हनूज मन्नत के भीगे गुलाबी लबों पर जमी हुई थी। जब उसकी सरगोशी सुनकर मन्नत जल्दी से अपने होंठ साफ करने लगी। अजमीर दूर हटे, मुझे ठंडा सा शरबत बना कर दो, फिलहाल एक वही चीज मेरी प्यास बुझा सकती है। उसकी बेबाक बात सुनते ही मन्नत का सुर्ख चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। अजमीर, घर में इतनी परेशानी चल रही है और आप इतनी आराम से घूम रहे हैं। मन्नत, कोई परेशानी नहीं चल रही है। इर्तजा ने हुरम से निकाह किया है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाएगा। और वैसे भी सबने बिला वजह इस रिश्ते पर इतना मातम मचाया हुआ है। इतना अच्छा तो है हमारा इर्तजा। और बात की जाए परेशानी की, तो अगर मैं मुंह लटका कर बैठ जाऊं तब परेशान लगूंगा? आपसे तो बात करना ही फजूल है, दूर हटे। ना हटूं तो? अजमीर, मेरे मुंह मत लगे, अभी तो तुम्हारे मुंह
लग भी नहीं सकता, पर जिस दिन लग गया ना, उस दिन तुम्हारी सांसें, उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मन्नत ने अपना नाजुक हाथ उसके लबों पर रख दिया। जाने वो दे नहीं रहा था और यहाँ खड़े होकर उसकी बेबाक बातें वो मजीद सुन नहीं सकती थी। अपने लबों से उसका हाथ हटाकर वो गहरी नजरों से उसका रूप देखने लगा, जो सिर्फ उसकी बेबाक बातों पर ही कोई खिलता गुलाब बन चुकी थी। धीमी मुस्कुराहट होठों पर सजाए वो उल्टे कदम उठाता वहां से चला गया। अपने कमरे में आकर उसने अपने बहते आंसू साफ किए और गुस्से से बेड पर बैठ गई। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था जो मॉम ने इतनी बातें सुना दी। ज्यादा गुस्सा उसे जिस बात का था वो ये थी कि मिशाल ने ये क्यों कहा कि उसका कोई सालार सिकंदर नहीं आएगा। अल्लाह ताला जल्दी से मुझे एक सालार सिकंदर दे दीजिए ताकि मैं मॉम को दिखा सकूं कि मेरा सालार सिकंदर आ गया है। उसने भीगे लहजे में खिड़की से नजर आते आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जब मोबाइल जोर जोर से बजने लगा। उसने गुस्से से मोबाइल उठाया जहां अनजान नंबर से फोन आ रहा था। उसने हमजा का नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए फोन उठाते वक्त उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि दूसरी तरफ हमजा होगा। हेलो आयशा, तुम रो रही हो? आयशा का रुंधा लहजा उसे परेशान कर गया था। हाँ, मैं रो रही हूँ। तुम हर वक्त ही रोती हो या मेरी कॉल देखकर तुम्हें रोना आ जाता है? उसकी बात सुनकर आयशा ने फोन को ऐसे घूरा जैसे फोन को नहीं हमजा को घूर रही हो। मेरे रोने से आपको क्या मसला है? अब वो उसे क्या बताता कि आयशा आपिंदी के रोने से उसे कितनी तकलीफ होती थी। क्या कहानी में फिर कोई मर गया है? वो तंज नहीं कर रहा था, लेकिन उसका अंदाज आयशा को तंजिया ही लगा। कोई मरा नहीं है, बस मॉम ने डांटा है इसलिए रो रही हूँ। क्यों डांटा है उन्होंने? वो तो हर वक्त ही मुझे बिला वजह डांटती रहती हैं। मेरा बस चले तो यहाँ से भागकर ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ मुझे किसी की डांट ना सुननी पड़े। उसकी बात सुनकर वो हंसा और उसके हंसने की आवाज़ सुनकर वो तब गई। आपको हंसी आ रही है? नहीं, मैं हंस नहीं रहा, मैं बस सोच रहा था हल्की फुल्की डांट खाने में कोई बुराई नहीं है। आयशा, आपको क्या पता, आप नॉवल थोड़ी पढ़ते हो। नॉवल में तो लड़की को मेरा बच्चा मेरी जान के अलावा और कुछ पुकारा ही नहीं जाता, और मेरे घर में तो जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो फिर मेरे पास आ जाओ, यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें तमन्ना है। आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उसका एकदम लहजा बदला और आयशा को कंफ्यूज कर गया। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर जैसे ही तुम वापस आओगी मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगा। आप झूठ कह रहे हैं? हरगिज नहीं। डैड से आप क्या बात करेंगे? उसने बेताबी से पूछा। इन्हें सच बताऊंगा कि मैं उनकी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ, उनकी बेटी से बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे? आयशा की बात सुनकर उसने दिलचस्पी से पूछा। अच्छा, तो मुझे क्या कहना चाहिए? आप डैड से कहेंगे कि मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। ओके, आयशा मैं यही कहूँगा। उसकी बातों से वो लुत्फानंदोज हो रहा था। फिर डैड आपसे कहेंगे कि तुम्हें आयशा से शादी क्यों करनी है, ऐसा भी क्या है आयशा में? तो आप कहेंगे बस वो मुझे अच्छी लगती है। अपनी बात कहकर उसने खटाक से फोन बंद कर दिया, जबकि वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हैरत से उसकी बातें सोच रहा था। यकीनन ये डायलॉग भी किसी नॉवल हीरो ने ही कहा होगा। आयशा मैडम, बुड़बुड़ाते हुए वो ख्यालों में उससे मुखातिब हुआ, जबकि चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रकसा थी। अम्मा साईं, हुरैब ने हल्के से कहते हुए आयरा का बाजू हिलाया, जिस पर वो सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगी। वो दोनों इस वक्त हुरम के कमरे में बैठी उसकी पैकिंग कर रही थी, जबकि हर चीज से बेनियाज होकर वो अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी। इर्तिजा की रुखसती वाली बात सुनकर सबने ही एतराज किया था, लेकिन वो इर्तिजा था जो पूछता नहीं सिर्फ बताता था। निकाह तो हो ही चुका था, फिर रुखसती के इंतजार में क्या बैठना? इनकार करने पर इर्तिजा फिर कोई तमाशा करता, जबरदस्ती ही सही, लेकिन हुरम को अपने साथ लेकर जरूर जाता। इसलिए आलम को उसे ठीक तरीके से रुखसत करना ही बेहतर लगा। अम्मा साईं, इससे बात करें ना, वो बहुत उदास है। आंखों में उदासी लिए उसने हुरम की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर अपना सर हिलाते उसने बैग पैक करके एक तरफ रख दिया। एक तो जन्नत की कोई खबर नहीं मिली थी, ऊपर से हुरम की हालत उसे मजीद परेशान कर रही थी। तुम जाओ, मैं से बात करती हूँ। आयरा के कहने पर उसने एक नजर हुरम पर डाली और वहां से चली गई। हुरैब के जाने के बाद आयरा सोफे पर उसके बराबर बैठ गई। तुम उदास हो? नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। किस बात पर गुस्सा आ रहा है? नरम लहजे में कहते हुए वो हुरम के बालों में हाथ फेरने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ दादी साईं? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा निकाह हुआ है इर्तिजा के साथ, लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या निकाह करना गलत है? निकाह करना गलत नहीं है दादी साईं, लेकिन जिस तरह इर्तिजा ने निकाह किया है वो तो गलत है ना? हाँ बिल्कुल। उसने अपना सर हाँ में हिलाया। लेकिन इर्तिजा को मैं इस सब में कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। मुझे आज हिफ्जा ने बताया कि इर्तिजा ने उसे अपनी ख्वाहिश का इजहार पहले ही कर दिया था। हिफ्जा ने जरियाम से बात की थी, लेकिन जरियाम ने साफ इनकार कर दिया। वो हैरत से उसकी बात सुन रही थी। इसी वजह से जरियाम ने आलम से मशवरा करके तुम्हारी शादी इतनी जल्दी तय कर दी थी। उसे डर था कि उसका इनकार सुनकर इर्तिजा कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। बाबा साईं ने कुछ गलत नहीं किया, गलती इर्तिजा की है। इन्हें हमारे रिश्ते का ही लिहाज कर लेना चाहिए था। इर्तिजा के लिए उसके दिल में कुछ ज्यादा ही बदगुमानियां फैल चुकी थी। हुरम, जानती हो बात चीजें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन सही वक्त आने पर एहसास हो जाता है कि वो हमारे लिए कितनी अच्छी थी। गहरा सांस लेकर उसने अपनी बात का आगाज किया। मैं किसी को पसंद करती थी, उसका नाम अली था, लेकिन एक दिन मुझे
पता है कि वो शख्स तो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। उसकी हकीकत जानकर मैंने उसे छोड़ दिया और उसे छोड़ने के बाद मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी किसी पर एतबार नहीं कर सकूँगी। मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई नहीं आएगा, पर ये मेरी सोच थी, मेरी ज़िंदगी में आलम आए। अपनी ज़िंदगी में उनकी मौजूदगी मुझे बहुत बुरी लगी थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो मेरे लिए बहुत ख़ास बनते चले गए। अली का जाना और आलम का आना मुझे बहुत बुरा लगा था, पर यही मेरे हक़ में बेहतर था और तुम खुद देख लो कि जो चीज़ मुझे शुरू में बुरी लगी थी, आज उससे मुझे कितनी मोहब्बत है। उसकी तरफ देखते हुए खुर्रम गौर से उसकी हर बात सुन रही थी और ये भी अच्छे से समझ रही थी कि आयरा उसे ये बातें क्यों बता रही है। खुर्रम, इस रिश्ते को निभाने की एक कोशिश ज़रूर करना। अरहान तुम्हारे नसीब में नहीं था, तुम्हारे नसीब में इर्तिज़ा था और नसीब से भला कौन लड़ सकता है। उसके माथे पे अपने लब रखकर आयरा ने मुस्कुराती निगाह उसके चेहरे पर डाली। जब बाहर से उसे आलम की आवाज़ आने लगी, तेज़-तेज़ कदम उठाती वो बाहर गई और आलम की बाहों में मौजूद जन्नत को देख उसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा। इस वक्त उसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहन रखा था, क्योंकि आयरा और परीशे उसके फटे हुए कपड़े तब्दील करवा चुकी थी और परीशे के लगाए हुए इंजेक्शन के बाइस वो इस वक्त सुकून से सो रही थी। बेड पर उसके पास वो जन्नत का हाथ अपने हाथों में लिए बैठा था, जबकि नजरें उसके मासूम चेहरे पर जमी हुई थी। आलम, उसने भीगा चेहरा साफ करके आलम के कंधे पर हाथ रखा। आयरा के पूछने पर वो उसे सारी बात बता चुका था और तब से वो बस रोए जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सालार कुछ ऐसा भी कर सकता है। सालार ऐसा कुछ नहीं कर सकता आलम। आयरा, जन्नत सो रही है, उसे सुकून से सोने दो। उसकी बात का मतलब साफ था, उसे इस वक्त ये बात नहीं करनी थी। उसकी बात समझकर वो अपना सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। सालार को घर में दाखिल होते देख वो तेज से कदम उठाते बाहर की तरफ चली गई और पहली नजर सालार के चेहरे पर गई, जहां पर चोटों के निशान थे। कहाँ थे तुम? उसने अपने सामने गुस्से से खड़ी आयरा को देखा। दादा साईं ने यकीनन आपको सब कुछ बता तो दिया होगा। हाँ, पर मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं है। तो यकीन कर लें दादी साईं, यही सच है। सालार, मेरे हाथों में पले बढ़े हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते। मैं जानती हूँ तुमने जन्नत के साथ कुछ नहीं किया। तुम इतना कभी नहीं गिर सकते कि एक औरत की इज्जत खराब कर दो, और औरत भी वो जिससे तुम मोहब्बत का दावा करते हो। वो एक एक लफ्ज गुस्से से अदा कर रही थी। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया जन्नत के साथ। तुमने झूठ क्यों कहा सालार? क्योंकि मैं चाहता था ये सब देखकर दादा साईं जन्नत और मेरी शादी कर दे। सालार, तुमने सबकी नजरों में जन्नत के किरदार को मशकूक बना दिया है। उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि आलम तुम्हारी और जन्नत की शादी के लिए राजी हो जाएंगे? तुमने मेरी बेटी के किरदार पर दाग लगाया है। मैं इस दाग को मिटा दूंगा, बस जन्नत मुझे सौंप दे। किरदार पर लगा दाग कभी नहीं मिटता सालार। जानते हो, तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ा है। अगर तुम्हें जन्नत से शादी करनी थी तो मुझसे कहते, मैं मनाती आलम को, लेकिन तुमने क्या कर दिया। मैं नहीं जानता मैंने क्या किया है, पर इतना जरूर जानता हूँ कि अगर मेरी जन्नत से शादी नहीं हुई तो जो काम मैंने नहीं किया ना, वो मैं करने में हरगिज देर नहीं लगाऊंगा। उसकी बात सुनते ही आयरा ने थप्पड़ उसके गाल पर मारा। थप्पड़ खाने से गाल पर लगे जख्म में तकलीफ हुई, लेकिन उसे कभी इन चीजों से फर्क पड़ा था जो आज पड़ता। आयरा ने गुस्से से उसके चेहरे की जानिब देखा, जहां उसका थप्पड़ खाकर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। उसे वहीं पर छोड़कर वो तेज तेज कदम उठाते अंदर की तरफ चली गई। आप जानते हैं ना, सलार ने कुछ नहीं किया। कमरे में दाखिल होते ही उसने वहां बैठे आलम को देखते हुए पूछा। वो थोड़ी देर पहले ही जन्नत के पास से उठकर आया था। हाँ, मैं जानता हूँ, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जानने के बावजूद भी आपने उसे इतना मारा। आयरा के कहने पर उसने सर्द निगाहों से उसे घूरा। आयरा, वो मेरी बेटी को उसके निकाह से एक दिन पहले मेरे घर से लेकर चला गया। वहां जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके किरदार पर दाग लगाना चाहा। लोग मेरी बेटी के किरदार पर उसकी वजह से बातें कर रहे हैं, और तुम पूछ रही हो मैंने उसे क्यों मारा। उसका सर्द लहजा आयरा को तकलीफ दे रहा था। आलम ने उससे कब इस तरह बात की थी, लेकिन उसके रवैये की वजह शायद ये थी कि यहाँ मामला उसकी बेटी का था। उसकी नीयत कभी भी खराब नहीं थी। आलम, तुम क्या चाहती हो आयरा? जिस हालत में आप जन्नत को घर लाए थे, सब मेहमानों ने देखा था, और मैं चाहती हूँ, जानती हूँ, अब ये बात कितने ही लोगों तक जाएगी। मैं इस शख्स की जुबानी खींच लूंगा जो मेरी बेटी के लिए कुछ गलत कहेगा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सब जानने के बाद क्या जावियान जन्नत से निकाह के लिए मान जाएगा? अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो फिर उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सालार, वो खामोश हो जाएगा। आलम, आज सालार ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो जानता था ये सब करने के बाद जन्नत उसकी हो सकती है। लेकिन अगर जन्नत उसकी ना हुई तो वो कुछ गलत करने से भी पीछे नहीं हटेगा। बोलते बोलते उसका लहजा भीग गया, जबकि उसकी बात सुनकर आलम ने अपने होंठ भींच लिए। क्या चाहती हो तुम आयरा? साफ लफ्जों में बात करो। गहरा सांस लेकर वो आलम के करीब जाकर बैठ गई। मैं चाहती हूँ जन्नत और सालार का निकाह कर दिया जाए, अभी इसी वक्त। मैं नहीं जानती सब सुनने के बाद जावियान उसे कबूल करेगा या नहीं, लेकिन अगर जावियान ने उसे कबूल कर लिया तो सालार जावियान को नहीं छोड़ेगा, और इसी में जन्नत की बेहतरी है कि सालार और उसका निकाह हो जाए। और अगर जन्नत और सालार की शादी हो जाती है तो वो हमारी नजरों के सामने हमारे साथ ही रहेगी। आयरा की खामोश होते ही इन दोनों के दरमियान चंद लम्हों की खामोशी छा गई। जब आलम ने अपनी बात शुरू की, लेकिन इससे पहले ही दरवाजा नॉक होने की आवाज पर वो दोनों चौंके। दर्द हो रहा है? उसके जख्मों पर हाथ फेरते हुए वो नम लहजे में पूछ रही थी। उसके पूछने पर सालार ने अपना सर नफी में हिला दिया। सालार,
क्यों करते हो ऐसे काम? अम्मा साईं, आपको भी लगता है मैंने जो किया वो गलत है? हाँ, तुमने गलत किया है। एक लड़की के किरदार को लोगों की नज़रों में मशकूक बना दिया है। क्या ये मेरी तरबियत थी? नहीं, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है। जो भी किया है मैंने किया है, सालार ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। जब शामिर कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखते ही सालार अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं बड़े पापा से बात करूंगा। सालार के बाहर जाते ही उसने हयात की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात करेंगे? मैं इनसे कहूंगा कि अपनी जन्नत हमें दे दें। मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा, लेकिन अपने बेटे को उसकी खुशी जरूर दिलाऊंगा। अगर आपको इस रिश्ते पर राजी ही होना था तो पहले इनकार क्यों किया? अगर आप मान जाते तो शायद बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। उसने शिकायती नजरों से शामिर को देखा। तुम ठीक कहती थी हयात, मैंने कभी सालार पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता था कि वो बड़ा है, समझदार है, और इसी वजह से मैंने उससे उसके हाल पर छोड़ दिया। पर अब मैं ऐसा मजीद नहीं करूंगा। उसकी खुशी जन्नत में है तो जन्नत को उसकी ज़िंदगी में लाऊंगा। अगर बात सिर्फ उनके रिश्ते की है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर हुरम और इर्तिजा की शादी हो सकती है तो जन्नत और सालार की भी हो सकती है। संजीदगी से कहते हुए वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से निकल गया। नॉक होने की आवाज पर उसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी, जो इजाजत मिलते ही अंदर दाखिल हो गया। बड़े बाबा, कुछ कहना था? हाँ कहो, उसने शामिर के संजीदा चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मैं आपसे जन्नत को मांगने आया हूँ, प्लीज जन्नत को मेरे सालार के नाम कर दें। शामिर, तुम खुद एक बेटी के बाप हो, खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो। आज तक खुद को एक बेटी का बाप ही सोचा था, पर आज एक बेटे का बाप बनकर आया हूँ। प्लीज मुझे मायूस मत करें, आप जो कहेंगे वो करूंगा, बस जन्नत को सालार के नाम कर दें। उसका मिन्नत भरा लहजा देखकर आलम ने अपने बराबर बैठी आयरा को देखा, जिसने उसके देखने पर अपना सर अस्पात में हिला दिया। उसका अस्पात में हिलता सर देखकर आलम ने अपनी आंखें मीच कर खोली और शामिर की तरफ देखकर अपना सर भी हाँ में हिला दिया। मुकम्मल बेदार होते ही उसने हैरत से अपने कमरे को देखा और नजरें अपने कपड़ों पर गई। उसे जहां तक याद था, सुबह उसने ये कपड़े तो नहीं पहने थे, तो फिर ये कैसे तब्दील हुए? आखिरी बात जो उसे याद थी वो ये थी कि सालार ने उसे मैसेज करके बाहर बुलाया था, जिस पर वो बाहर की तरफ चली गई थी और वो उसे हवेली के बाहर ही मिल गया था। उसके बाद सालार ने उसके चेहरे पर कोई चीज रखी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? अपने साथ हुई आखिरी बात जो उसे याद थी वो बस यही थी, मेरे साथ क्या हुआ था। जहन पर जोर देकर वो याद करने की कोशिश कर रही थी जब कमरे का दरवाजा खोलकर आयरा अंदर दाखिल हुई। अम्मा साईं, क्या कुछ हुआ है? उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए आयरा ने साइड पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसके सर पर उड़ाया। अम्मा साईं, ये क्या कर रही हैं? मौलवी साहब आ रहे हैं। क्यों? तुम्हारा और सालार का निकाह है। हैरत का पहाड़ उसके सर पर टूटा था। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सालार से निकाह नहीं करूंगी, आप बाबा साईं को बुलाएं। ये सब तुम्हारे बाबा साईं की इजाजत से ही हो रहा है, तो फिर मैं खुद उनसे बात करूंगी। बेड से उठकर वो गुस्से से बाहर जाने लगी जब आयरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जन्नत, मुस्तकबिल के बड़े नुकसान से बेहतर है हम हाल में ही बेहतर फैसला कर लें, लेकिन मुझे नहीं करना इससे निकाह। आप लोग क्यों ये सब कर रहे हैं? उसने चिल्लाकर कहा और फिर रोते हुए वहीं बैठती चली गई। उसे रोते देखकर आयरा ने उसके करीब बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया, जिससे जन्नत के रोने में मजीद इजाफा हुआ। अम्मा साईं, ये जुल्म ना करें। जन्नत, ये जुल्म नहीं है मेरी जान, मैं ये काम नहीं कर सकती। आयरा से दूर होकर वो अपने भीगे गाल साफ करने लगी, जबकि उसकी जिद पर आयरा बेबसी से उसे देखने लगी। क्यों नहीं समझ रही थी वो? चाहे सावियान होता या कोई और, सालार उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जन्नत, मान जाओ ना बच्चे, क्यों दो दो जिंदगियां खराब करना चाहती हो? और जो मेरी जिंदगी खराब होगी उसका क्या? उसकी बात सुनकर आयरा ने अपने होंठ भींच लिए और सालार की गई सारी हरकत उसे बता दी, जिसे सुनते ही वो बेयकीनी से आयरा की तरफ देखने लगी। सालार ऐसा नहीं कर सकता, उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन लोगों को हम कितनी वजाहत दें? तुम ये बात सावियान से कहना, क्या वो कबूल कर लेगा तुम्हें? मैं नहीं जानती। उसके लब भोले से हिले। वो नहीं जानती थी कि सावियान उसे कबूल करेगा या नहीं। भले वो पहले की तरह ही पाकीज़ा थी, लेकिन क्या वो यकीन करता उसकी बात पर? हवेली में मौजूद मेहमानों के बाइस अब तक ये खबर यकीनन गांव में भी फैल चुकी होगी, तो क्या उसके बावजूद भी सावियान इस सबसे अनजान रहता? जन्नत, मैं सालार को कभी माफ नहीं करूंगी अम्मा साईं। उसने मेरे किरदार को दागदार किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, उसने शिद्दत से रोते हुए चीख कर कहा, जबकि उसकी हालत देखकर आयरा अपने आंसू साफ करके उसे चुप कराने लगी। कल तक जिस हवेली में शादी की शहनाइयां बज रही थी, आज वहां मातम जैसा समा था। एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। घर में दाखिल होते ही उसने मुस्कुराते हुए सजे घर को देखा। बिलाकर कल उसे उसकी मोहब्बत मिल जानी थी। कल जन्नत शाह ने सावियान खानजादा के नाम हो जाना था। ये एहसास ही उसके लिए कितना सुकून बख्श था। उसने इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्राउन जीन्स जेबेतन की हुई थी। चेहरे पर थकन के आसार वाजे थे, लेकिन चेहरे पर बिखरी खुशी उसे थकन ज़दा रूप में भी दिलकश बना रही थी। हर तरफ रुबाब बेगम की गैर मौजूदगी देख वो उनके कमरे की तरफ चला गया। मॉम, कमरे का दरवाज़ा नॉक करके उसने पुकारा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन उनका बेसुकून चेहरा देखकर उसकी मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? फिक्रमंदी से कहते वो उनके करीब आकर पूछने लगा। क्या हुआ है जामियान? इन लोगों ने इनकार कर दिया। क्या कहा आपने? उसने शौक की कैफियत में पूछा। उन्होंने इनकार कर दिया है।
उनकी आवाज़ भीग गई। वो दुखी थी, कैसे ना होती, पहली बार तो उनके बेटे को ऐसी लड़की मिली थी जिसे वो अपना हमसफ़र बनाना चाहता था, लेकिन वो लड़की भी उससे दूर हो गई। नहीं, नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? निकाह से 1 दिन पहले वो कैसे इनकार कर सकते हैं? मैं खुद जाकर उनसे बात करता हूँ। ज़ावियान, वो रुबाब बेगम के कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगा। उनकी पुकार पर वो भी नहीं रुका था। तेज़-तेज़ कदम उठाता वो घर से निकलता चला गया। वो सफ़र से आया था और फिर सफ़र पर जा रहा था। थकन वजूद पर हावी थी, लेकिन ये थकन इस तकलीफ से बहुत छोटी थी जो उसे ये सोचकर मिल रही थी कि जन्नत उससे दूर हो जाएगी। निकाहनामे पर साइन करते ही उसके वजूद में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने जन्नत शाह से मोहब्बत की थी और उसकी मोहब्बत जीत गई, क्योंकि आज जन्नत शाह उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। उसका जुनून जुनून महरम बन चुका था। वो कैसे ना खुश होता। मुस्कुराते हुए वो अपनी जगह से उठा और शाहमीर के गले लग गया। थैंक यू बाबा साईं, निकाह मुबारक हो। उसके बालों पर अपने लब रखकर शाहमीर हल्का सा मुस्कुराया। शाहमीर से दूर होकर सालार वहां बैठी आइजल से मिलने लगा। आइजल, चलो मुझे मुबारकबाद दो, उसने वहां बैठी आइजल से कहा, जो उसकी खुशी में खुश होकर कब से तालियां बजाई जा रही थी। भाई के निकाह की शायद उसे कुछ ज्यादा ही खुशी थी, क्योंकि तालियां बजाने के बायस उसकी हथेलियां सुर्ख हो चुकी थीं, लेकिन ये काम उसने फिर भी जारी रखा। अपने निकाह की खुशी में सालार ने उसे अर्जेंटली तैयार करवाया था। उसके भाई का निकाह था, तैयार होना तो बनता था। इस वक्त वो खुले बालों के साथ ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने बैठी थी। ब्लैक कलर उसकी सफेद रंगत पर खूब जच रहा था, जबकि गुलाबी लबों पर लिप ग्लोज लगाई गई थी। सालार के बाद उसके निकाह की सबसे ज्यादा खुशी शायद उसे ही हो रही थी। आइजल से गले मिलकर वो जरियाम और आहान से खुद ही मिलने लगा, जो उसकी सरकत पर अपना गुस्सा जब्त करके रह गए। अगर आलम का हुक्म ना होता तो सालार शाह इस वक्त हवेली की जमीन में दफन होता। इन दोनों से गले मिलकर वो वहां खड़े आलम से मिलने लगा। याद रखना सालार, ये निकाह सिर्फ मजबूरी में हुआ है। जब आप अपनी बेटी को मेरे साथ खुश देखेंगे तो सारी मजबूरियां भूल जाएंगे। इससे दूर होकर सालार ने मुस्कुराते हुए कहा। जब निगाह दरवाजे की तरफ उठी और लातादाद बल सालार शाह के माथे पर नुमदार हुए, उसने वहां बैठी आइजल को अंदर जाने का इशारा किया, जो उसका इशारा पाते ही शाह ने उचकाकर अंदर की तरफ चली गई। मैं जानना चाहता हूँ आपने रिश्ते से इनकार क्यों किया? वो सीधी बात करने का आदी था, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वो सीधा आलम के सामने जा खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ज़ावियान? आपसे जवाब लेने आया हूँ। मुझे हैरत हो रही है, मैंने तो सुना था आलम शाह अपनी बात का पक्का इंसान है, फिर आप कैसे अपनी बात से मुकर सकते हैं? उसका लहजा तेज नहीं था, लेकिन लहजे में सख्ती जरूर थी। जन्नत शाह मेरी बेटी है, मैं उसकी जिंदगी का जो फैसला करना चाहूँ कर सकता हूँ। जन्नत आपकी बेटी जरूर है, लेकिन उसकी जिंदगी का फैसला करने का आपको कोई हक नहीं है। ये उसका अपना फैसला होगा। अगर आलम शुरू में ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो इसे इतनी हैरत नहीं होती, इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन निकाह से 1 दिन पहले इनकार करने की भला क्या वजह थी? वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि उसकी मोहब्बत उसके इतने करीब आकर भी उससे दूर चली गई। जन्नत ने फैसला अपनी मर्जी से ही किया है। उसकी बातें सुनकर वो खुद पर जब्त किए खड़ा था, लेकिन कब तक खड़ा रहता? उसके मुंह से जन्नत का नाम सुनकर उसने गुस्से से निकाहनामा उठाकर जामियान के सामने किया, जिसे देखते ही वो पत्थर का बन चुका था। उसने बेयकीनी से आलम को देखा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जन्नत मेरी अमानत थी, पर अब जन्नत मेरी बीवी है और अपनी बीवी का नाम मैं किसी गैर मर्द के मुंह से बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके चीखने पर सालार ने भी चीख कर कहा, मुझे जन्नत से मिलना है। मैं तुम्हारी जुबान से उसका नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम मिलने की बात कर रहे हो। उसकी बात सुनकर इससे पहले जामियान मजीद कुछ कहता, जन्नत की आवाज़ उसे साख्त कर गई थी। जामियान, उसने हैरत से सीढ़ियों के हिस्से की जानिब खड़ी जन्नत को देखा। इतने फासले के बावजूद उसकी रोई रोई आंखें जामियान आराम से देख सकता था। ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है, आप यहाँ से चले जाएं। जन्नत के अल्फाज उम्मीद के सारे दिए बुझा चुके थे। कितने आराम से उसने उसे जाने का कह दिया था। क्या वो उसके जज्बातों से वाकिफ नहीं थी? हाँ, नहीं थी। जामियान ने कभी अपने जज्बात का इजहार उसके सामने किया ही कब था? सारे अल्फाज तो उसने खास दिन के लिए जमा कर रखे थे। जन्नत, प्लीज जाएं। उसकी अपनी तरफ बढ़ते कदम देख जन्नत ने हाथ उठाकर उसे रोका, जिस पर वो एक बेबस नजर उस पर डालकर वहां से चला गया। दिल टुकड़ों में बंटता जा रहा था, कैसे ना बंटता। उसने जन्नत शाह से मोहब्बत की थी, पर किस्मत ने कैसा अजीब खेल खेला था कि वो उसके इतने करीब आकर भी उससे दूर चली गई थी। जन्नत ने भीगी आंखों से जावियान की चौड़ी पुश्त को देखा और एक नफरत भरी निगाह वहां खड़े सालार पर डालकर वहां से चली गई। जामियान की यहाँ मौजूदगी से उसे खुशी मिली थी, लेकिन फिर वो खुशी अगले ही पल बुझ गई, क्योंकि जामियान के यहाँ आने का भला क्या फायदा, क्योंकि वो तो अब सालार शाह के निकाह में आ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। शायद मीराल को उसने अपने जहन पर कुछ ज्यादा ही सवार कर लिया था। उसकी तरफ से जवाब ना मिलने पर मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए और उनके लबों पर फिर से मीराल का नाम सुनकर वो सख्ते की कैफियत में जा चुका था। क्या वाकई उसका निकाह मीराल से हो रहा था? अरहान बेटा जवाब दो। जी। शाहजल साहब के पुकारने पर वो चौंका और जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। जी जी, मुझे कबूल है। उसे अपनी धड़कनों की रफ्तार बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। क्या क्या था ये सब? क्यों हो रहा था?
क्या वाकई उसका निकाह मिराल से हुआ था या वो कोई ख्वाब देख रहा था? उसकी तरफ निकाहनामा बढ़ाकर पेन उसके हाथ में थमाया और इस निकाहनामे पर मिराल के साइन देखकर उसे यकीन हो गया कि ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे नहीं मालूम था। इसे तो बस इतना मालूम था कि उसकी ज़िंदगी में आज जो लड़की शामिल हुई है, वो उसकी मोहब्बत थी, जो आज उसकी महरम बन गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि भरी महफ़िल में यहीं पर सजदा शुक्र कर ले, लेकिन ज़हन अभी तक बेयकीनी की कैफ़ियत में था। अगर ये ख्वाब है तो मैं दुआ करता हूँ कि मैं कभी इस हसीन ख्वाब से ना जागूँ। वो दिल में खुद से मुखातिब हुआ और निकाहनामे पर साइन कर दिए। निकाह होते ही मुबारकबाद का शोर मच उठा और सबसे गले मिलते हुए उसकी आंखें बार-बार भीग रही थीं। हॉल खासा बड़ा था, जहाँ पर 4 अलग-अलग स्टेज बने हुए थे। शादी की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से हुई थीं, लेकिन इस वक्त वहाँ ऐसा कोई शोर नहीं मच रहा था। आज निकाह के साथ-साथ इन सब की रुखसती भी थी। इर्तिज़ा, हुरम और जन्नत सालार का निकाह हो चुका था, लेकिन मोहतसिम ने सबके सामने इनका दोबारा निकाह करवाया था। आलम का इरादा पहले सिर्फ जन्नत की रुखसती करने का था, लेकिन अब जो कुछ हो चुका था वो मज़ीद इस रिश्ते में कोई खराबी नहीं चाहता था, इसलिए उसने साथ ही रुखसती का फैसला भी कर दिया। मन्नत और अजमीर के अलावा बाकी तीनों बदली हुई जोड़ियों को देखकर लोगों के दरमियान बातें बन रही थीं, लेकिन क्या ही किया जा सकता था। इर्तिजा कल की फ्लाइट पहले ही बुक करवा चुका था, लेकिन हिर्जा की जिद पर उसने जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। वो चाहती थी कि अब उनकी वापसी रिसेप्शन के बाद ही हो। वापस जाकर वो लोग खुद भी धूमधाम से इर्तिजा और हुरम का रिसेप्शन करने का इरादा रखते थे। जन्नत, आप नाराज हैं मुझसे? वो अपने से चंद इंच दूर बैठी जन्नत से मुखातिब हुआ, जो आज दुल्हन बनी उसके बराबर बैठी थी। मैरून रंग का खूबसूरत गरारा पहने वो लाइट से मेकअप में भी बेहद हसीन लग रही थी। उसका ड्रेस सलार ने खुद अपनी पसंद से लाया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। अगर पता होता तो उसे पहनने के बजाय जलाना पसंद करती। ये हल्का फुल्का मेकअप भी उसने सिर्फ घर वालों की जिद पर करवाया था। उसकी शादी जावियान के बजाय सालार के साथ होते देखकर सभी हैरान थे, और दूसरी हैरत की वजह ये थी कि शादी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी। हैरत इन्हें जन्नत की शादी पर नहीं, सालार की शादी पर हो रही थी, क्योंकि वो तो जन्नत से भी 1 साल छोटा था। इन्हें लग रहा था कि सालार की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, अभी तो वो बच्चा था। काश उनकी इस बात पर जन्नत इन सबको बता पाती कि सालार शाह कितना बच्चा है। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, इसके बाद भी मैं तुमसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुमसे प्यार से बात करूंगी सालार। उसने शिकवा किना निगाहों से सालार की तरफ देखा, जो आज आम दिनों की निस्बत खासा मुख्तलिफ और पुरकशिश लग रहा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग और खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। अगर आप मेरी बात मान जाती तो मुझे कभी ये सब नहीं करना पड़ता, और तुम्हें लगता है इस सब के बाद मैं तुम्हारे साथ जिंदगी हंसी खुशी गुजार लूंगी? मेरे किरदार पर दाग लगाया है तुमने सालार। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं शायद अब लोगों की नज़रों का सामना भी ना कर सकूं। क्यों नहीं कर सकती? जन्नत की बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़े। कहकर तो दिखाया कोई आपको कुछ, उसकी बात और उसकी जुबान ही काट कर फेंक दूंगा। कितने लोगों की जुबान काट कर फेंकोगे? जो भी आपके खिलाफ बकवास करेगा उसकी जुबान काट कर फेंक दूंगा। तुम उसके अलावा और कर भी क्या सकते हो सालार? आंख से निकलता आंसू साफ करके उसने अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया। जब सालार ने उसके नरम हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया, उसकी अपने हाथ पर गिरफ्त महसूस करके जन्नत ने छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी इस हरकत पर सालार ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर ली। आई एम सॉरी जन्नत, मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ मिली है, इन सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जब आपको मुझसे मोहब्बत होगी ना, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गलत नहीं था। उसकी बात सुनकर वो तंजिया अंदाज में हंसी। ऐसा कभी नहीं होगा सालार। होगा, और ज़रूर होगा, उसने पुरइत्तमाद लहजे में कहा। अगर आपको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी सालार शाह नहीं। उसकी गहरी नज़रों से देखते हुए सालार ने उसके हाथ पर अपने लब रखे और उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। ये सब उसे एक हसीन ख्वाब लग रहा था। ऐसे ख्वाब वो इतनी बार देख चुका था कि अब हकीकत भी एक ख्वाब ही लग रही थी। बार बार नजरें घुमाए वो अपने बराबर बैठी मिराल को देख रहा था, जो नजरें झुकाए ना जाने किस चीज को घूर रही थी। उसने तो जैसे आज सर ना उठाने की कसम खा ली थी, लेकिन उसकी ये झुकी नजरें भी अरहान को बेहद प्यारी लग रही थी। मुस्कुराते हुए उसने नजरों का रुख मोड़ लिया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत उसके निकाह में शामिल होकर सच में उसके पास बैठी थी, पर उसकी अपने तो इतने करीब मौजूदगी अरहान लाशारी को ये एहसास दिला रही थी कि हाँ, मिराल लाशारी सच में तुम्हारी हो चुकी है। बस एक बात थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये निकाह हुआ क्यों। लेकिन दूसरे स्टेज पर बैठे हुरम और इर्तिजा को देखकर थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो उसे हो ही रहा था, लेकिन जब तक वो सारा मामला नहीं जान लेता तब तक वो अपनी मर्जी से कोई कहानी जहन में अखज़ नहीं करने वाला था। गहरा सांस लेकर उसने नजरों का रुख फिर से बराबर बैठी मिराल की जानिब किया, जो सुर्ख रंग की ब्राइडल फ्रॉक पहने मासूम गुड़िया लग रही थी। महरीना बेगम के कहने पर उसने दुल्हन के लिए ड्रेस अपनी मर्जी का लिया था, और ये फ्रॉक देखते ही उसे मिराल का ख्याल आया था।
उसने भले ये फ्रॉक हुरम के लिए ली थी, पर दिल में यही ख्वाहिश थी कि उसे निराल पहने, और उसकी ये ख्वाहिश सच में पूरी हो गई थी। उसका और हुरम का साइज एक ही था, इसलिए ये फ्रॉक उसे बिल्कुल फिट आ रही थी। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन जानता था इस वक्त वो बात करने की कंडीशन में नहीं होगी, और इस बात का अंदाजा उसकी कपकपाती उंगलियों से हो रहा था। इसलिए उससे बात करने के लिए बेचैन होते दिल को वो थपक कर सुनाने लगा। आज उसके लिए बेहद खास दिन था। इसी दिन का तो उसे कब से इंतजार था, जब मन्नत सज धज कर उसकी दुल्हन बनकर उसके पास आएगी। लेकिन आज का दिन उसकी सोच के बरअक्स था। उसे लगता था कि मन्नत अपनी शादी वाले दिन उसे शर्माती मुस्कुराती मिलेगी, लेकिन यहाँ तो वो मुंह बसोर कर बैठी थी, क्योंकि हुरम के साथ जो कुछ हुआ था वो उस पर पहले ही गमगीन थी। ऊपर से उसके बाद जन्नत का जबरदस्ती हुआ निकाह उसे मजीद उदास कर चुका था। उसे बुरा लग रहा था। उसकी सबसे ज्यादा दोस्ती मिराल से थी, उसके बाद जन्नत और हुरम आती थी, लेकिन फिर भी वो दोनों उसके लिए खास थी। जन्नत और हुरम के साथ साथ उसे मिराल के लिए भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे जबरदस्ती के रिश्ते में बांधा जा रहा था। आलम के पूछने पर मिराल ने खामोशी से सारा फैसला इन सब पर ही छोड़ दिया था, पर मन्नत जानती थी कि वो खुश नहीं है। मन्नत अजमीर की आवाज़ ने उसे चौंकने पर मजबूर किया। निगाहों का रुख उसकी जानिब करके वो उसे देखने लगी, जो गहरी नज़रों से उसका हसीन सरापा अपनी निगाहों में बसा रहा था। जानता हूँ तुम परेशान हो, पर तुम्हारी परेशान होने से अब कुछ बदल नहीं सकता। जो होना था हो चुका है। लेकिन ये तो गलत है अजमीर। हाँ, गलत तो है, पर इससे ज़्यादा गलत जानती हो क्या है? क्या? कि तुम हमारा इतना खास दिन खुद को उदास करके बर्बाद कर रही हो। तुम जानती हो ना मैंने इस दिन का कितना इंतज़ार किया है। फिर क्यों मेरा ये दिन खराब करना चाहती हो? अजमीर ने उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हाइड किया और उसे अपने बेइंतहा करीब कर लिया। अब तो वो उसके निकाह में थी। निगाह में ना होने के बावजूद अजमीर ने उस पर हमेशा से अपना हक जमाया था। आज तो वो मुकम्मल तौर पर उसकी दस्तरस में थी। फिर वो बेबाक इंसान कैसे कोई बेबाकी नहीं दिखाता? अजमीर दूर रहे। उसने दहकते गालों से उसे दूर होने के लिए कहा, जिस पर उसने मन्नत को मजीद अपने करीब कर लिया। दोनों के दरमियान जो 1 इंच का फासला बचा था वो भी खत्म हो गया। अब तो जैसे इन दोनों के दरमियान से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। जबकि अजमीर की भरी महफिल में इस तरह की हरकत पर मन्नत खुद को कोस रही थी। पास खड़ी आयशा अजमीर की हरकत देखते ही अपना मोबाइल निकालकर उनकी तस्वीर बनाने लगी। उसे तो वैसे भी ऐसे सीन्स बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि ऐसे सीन्स को देखकर उसे नॉवेल्स वाली फीलिंग्स आती थी। कैसे दूर रहूं, इतनी मुश्किल से तो ये मौका मिला है, और मैं सोच रहा था कि मेरी बेबाक बातों पर तुम टमाटर बन जाती थी, तो मेरी बेबाक हरकतों पर तुम्हारा क्या हाल होगा? लब दांतों तले दबाकर उसने अपनी मुस्कुराहट रोकी। अजमीर, लोग देख रहे हैं। देखने दो। अजमीर, लोगों को छोड़ो, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। वो प्यासी नजरों से उसके लिपस्टिक से सजे सुर्ख नरम लब देखने लगा। वो तो शायद इस भरी महफिल में कोई गुस्ताखी करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन अलमीर के कान में मौजूद सरगोशी सुनकर उसने अपना चेहरा मन्नत से दूर कर लिया। अलबत्ता हाथ उसकी कमर पर ही था। भाई, यहाँ पर ही मत शुरू हो जाना। अलमीर की आवाज़ पर उसने घूर कर उसे देखा। ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारी ही है, लेकिन कमरे में जाने तक का तो सब्र कर लो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, उसने शराफत से कहा, जबकि उसकी इतनी फर्मा बरदारी पर वो थोड़ा हैरान होता वापस नीचे चला गया। उसके जाने के बाद अजमेर ने मन्नत की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कौसे कज़ा के रंग बिखरे पड़े थे। उसका चेहरा देखते ही अजमेर ने निगाहों का रुख फेर लिया, वरना जज्बात फिर बेकाबू हो जाते। और क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? उसने लापरवाह बैठी हुरम की तरफ देखा, जो क्रीम कलर की ब्राइडल फ्रॉक पहने उसे सचमुच की हुर लग रही थी। वो वाकई हसीन थी। ऐसी ही तो वो उसे हुर नहीं कहता था। उसका ये ड्रेस इर्तजा ने हिज्जा से आज ही मंगवाया था, क्योंकि इन कपड़ों में वो उसे हरगिज नहीं देख सकता था जो अरहान उसके लिए लाया था। हूर, मेरी बात का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। इर्तजा की धमकी पर उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो वाहिद दुल्हा था जो अपनी बारात पर 3 पीस सूट पहने बैठा था, क्योंकि अजमीर ने क्रीम और सालार ने डार्क ब्राउन कलर की शेरवानी पहन रखी थी, जबकि अरहान ने ऑफ वाइट कलर का प्रिंस कोट पहना हुआ था। क्या जवाब दूं आपकी बात का? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, पर फिक्र मत करो, घर पहुंचते ही तुम्हारी सारी नाराजगी मैं दूर कर दूंगा, और मुझे यकीन है मेरे मनाने का तरीका तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मुझे कोई नाराजगी खत्म नहीं करनी है। उसकी बात का मतलब समझते ही उसने घबराते हुए कहा, और उसकी घबराहट देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मुझे तो अपनी हूर की नाराजगी दूर करनी है। उसने हुरम का घबराया हुआ रूप नजरों के हिसार में लेते हुए कहा, और उसके कपकपाते हाथ को अपने मजबूत हाथ में थाम लिया। तकरीब इख्तिताम पर पहुंचते ही रुखसती का शोर उठा। हुरम को फिलहाल अपने घर ही जाना था, इसलिए वो मुतमईन थी। अलबत्ता दिल में ये बात जरूर सोची जा रही थी कि कब तक ये वो यहाँ रहेगी। कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन फिर इर्तजा उसे यहाँ से ले जाएगा। आने वाले वक्त का सोचकर उसने झुरझुरी ली और रोती हुई मन्नत को देखने लगी, जो साहिर के गले लगकर इस तरह रो रही थी जैसे उसे रुखसत करके दुनिया से बाहर भेजा जा रहा था। मन्नत, अब बस भी करो। उसे रोते देखकर अज़ा ने नरमी से उसकी पुष्ट पर हाथ फेरा। हाँ मन्नत, तुम कौन सा कोई दूसरे शहर जा रही हो? एक ही जगह पर तो रहना है। इतना तो मैं भी अपनी रुखसती पर नहीं रोई थी।
माहिम के कहने पर उसने खफगी से साहिर की तरफ देखा। आज उसकी रुखसती थी, इसलिए आज उसे किसी की डांट नहीं सुननी थी। माहिम, कुछ मत कहो मेरी जान को। मन्नत के आंसू साफ करके उसने नरमी से माहिम को टोका और वहां खड़े अजमीर को देखा, जो कान खुजाते हुए मन्नत का ये सीन खत्म होने का मुंतजिर था। ओए लड़के, मेरी बात सुनो। जी कहें। उसकी आंखों में अगर मैंने कभी तुम्हारी वजह से आंसू देखे तो फिर मैं ये लिहाज नहीं करूंगा कि तुम माहिर के बेटे हो। तुम्हारी टूटी गर्दन होगी मेरा हाथ। उसकी बात सुनकर अजमेर ने अपने दांत दिखाते मन्नत को उससे दूर किया। मन्नत, क्या हो गया है? रोना बंद करो। क्यों खुद को बेवा करवाना चाहती हो? अभी तो मैंने अपनी सुहागरात भी नहीं मनाई। उसके कहने पर जहां सबने उसे घूर कर देखा, वहीं मन्नत तो पांव के नाखून तक सुर्ख हो चुकी थी। अजा ने जोर से उसके बाजू पर थप्पड़ मारा, अलबत्ता उसके नाजुक छोटे हाथों का अजमेर पर कोई असर नहीं होना था, ये अलग बात थी। अम्मा साईं, आपके इन छोटे छोटे नाजुक हाथों के ये थप्पड़ मार तो हरगिज नहीं कहलाएंगे। अपने बेटे की बात सुनकर उसने मुंह बसोर कर माहिर की तरफ देखा और अजा का खराब मूड देखते ही माहिर ने जोरदार मुक्का अजमीर के बाजू पर रसीद किया, जिस पर वो कराह कर रह गया और उसके कराहने पर अलमीर ने अपनी हंसी जब्त की। अजा के साथ इस तरह का मजाक तो वो भी कर लेता था, लेकिन माहिर के सामने नहीं, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ सुनने को मिलता या फिर एक थप्पड़ कहीं ना कहीं जरूर पड़ता। अपना बाजू सहलाते उसने खा जाने वाली नजरों से अलमीर को घूरा, जो भाई की मार खाने पर हंस रहा था। हद होती है बाबा साईं, दूल्हा हूं मैं, इसी चीज का लिहाज कर ले। तुमने कभी बड़ों की मौजूदगी का लिहाज किया है? उसे जवाब असीम की तरफ से मिला। दादा साईं, मैं सारे लिहाज कर लूंगा, आप बस जल्दी से रुखसती करवाएं। यहाँ मेरे जज्बात काबू में नहीं आ रहे और आप लोगों को लेक्चर देने की पड़ी है। उसकी फिर वही बात सुनकर इन सब ने अपना सर नफी में हिलाया। वो अजमीर शाह था, वो कभी नहीं सुधर सकता था। सबसे गले मिलकर वो रोते हुए आलम के गले मिली। मिराल, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। उसकी हल्की आवाज पर मिराल ने रोते हुए अपना सर हिला दिया। वो अपनों से दूर जा रही थी, अनजान लोगों में, इसलिए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर पुरानी सारी बातें भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन मुझे डर लग रहा है दादा साईं, मैं वहां अकेली होंगी, मेरा कोई अपना नहीं होगा। भीगी आंखें उठाकर उसने आलम की तरफ देखा और अपनी मासूम गुड़िया को देख वो हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम्हारा सब कुछ अरहान है, तुम डर क्यों रही हो? तुम तो खुदा के हर फैसले पर राजी हो जाती हो ना, तो इस फैसले को भी दिल से कबूल कर लो। अरहान ही तुम्हारे नसीब में था, बस किस्मत ने मिला दिया। कुछ मुख्तलिफ अंदाज में है और मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। उसकी बात समझकर उसने झुके सर के साथ अपना सर हाँ में हिलाया। चेहरा मोड़कर उसने आहान को देखा और उसके करीब जाकर उसके सीने से लग गई। बस मीरा, रोना बंद करो। जो भीगी आंखों से मुस्कुराते उसकी पुष्ट थपक रहा था। अपने बाप का फैसला उसे दिलो जान से कबूल था। बस इकलौती बेटी के रुखसत होने पर ये आंसू थे जो बार बार आंखों में आए जा रहे थे। मिराल को मुसलसल रोते देखकर जन्नत ने अपनी पलकें झिपकाकर बाहर आने वाले आंसुओं को रोका। कहने को तो उसकी भी रुखसती हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी रुखसती के लिए आंसू नहीं आए थे, या शायद वो पहले ही इतने आंसू बहा चुकी थी कि अब तो आंसू भी सूख चुके थे। हवेली में दाखिल होते ही रस्मों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन घर के माहौल की वजह से इनमें कोई खुशी ठीक से महसूस ही नहीं हो रही थी। जन्नत के चेहरे पर बेजारी देखकर आलम ने उसे थोड़ी देर में ही उसे कमरे में भिजवा दिया था, इसलिए अब सबका ध्यान वहां बैठे अजमीर और मन्नत की तरफ था, जो बड़ी सी दूध की थाल में अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। थाल में डली फूल की पत्तियों ने इन दोनों के हाथ छुपा रखे थे। अजमीर, मिल जाए तो मुझे ही दे दीजिएगा, पहनी तो मुझे ही है। चेहरा अजमीर के करीब करके उसने आहिस्ता आवाज में कहा, जिस पर वो घुरकर उसे देखने लगा। अच्छा, मतलब ढूंढो मैं और शाबाशी तुम ले जाओ। कौन सा आपको मिल जानी है? उसके कहने पर अजमीर सर खुजाते अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाने लगा और थोड़ी देर बाद बिलाकर उसे वो मिल ही गई। अंगूठी निकालकर उसने फातिहाना नजरों से मन्नत की तरफ देखा, जिस पर उसने मुंह बना लिया, क्योंकि अपनी इस जीत के बाइस अजमीर साहब अब सबकी वाहवाह समेट रहे थे। आपने चीटिंग की है तो मेरे शोना को गुस्सा आ रहा है। मन्नत का फूला मुंह देखकर वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने लगा, जिस पर हल्का सा शोर हर तरफ मच उठा। उसे अंगूठी पहनाकर अजमीर ने उसका हाथ की पुष्ट पर अपने लब रखे, जिसकी वजह से मन्नत ने शर्माते हुए अपनी निगाहें झुका ली। घर आती मेहरीना बेगम ने उसे खास मेहमानों से मिलवाया और उसे लेकर अरहान के कमरे में आ गई। उनका इरादा तो ढेर सारी रस्में करने का था, लेकिन मीराल की कैफियत देखकर उन्होंने कोई रस्म नहीं की थी। उनकी नजरें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी। इन्हें अरहान का इंतजार था, जो इन सबको घर छोड़ते ही यहाँ से चला गया था। उसके जाने के पर मेहरीना बेगम परेशान हुई थी, लेकिन अंदाजा था कि बेटे साहब कहाँ गए होंगे, इसलिए कहा कुछ नहीं। चलो तुम यहाँ आराम करो, खाना मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे कपड़े इस अलमारी में हैं बेटा, चेंज करके आराम कर लेना। मेरे कपड़े? उसने हैरत से पूछा। जी बेटा, कल जब तुम्हारे दादा ने हमारी बात की जवाब में हाँ कहा था, मैं तो तभी तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग करके ले आई थी। तुम देख लेना, ठीक तो आ रही है ना? जी मैं देख लूंगी। उसने अपना सर हिलाया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसके गाल पर प्यार करके कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद गहरा सांस लेकर वो कमरा देखने लगी। लाइट ब्राउन और व्हाइट कॉम्बिनेशन का वो बड़ा सा कमरा,
हल्की फुल्की सजावट के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा कमरे में पहले गुलाब की खुशबू और हल्की सी रोशनी कमरे के माहौल को सुकून बख्श रही थी। कमरे में ही अरहान की लार्ज साइज पिक लगी हुई थी, जिसमें हंसते हुए कैमरे की तरफ देख रहा था। उसने तो शायद आज तक अरहान को मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। हंसना तो दूर की बात, लेकिन इस तस्वीर में हंसते हुए वो बेहद प्यारा लग रहा था। उसे तस्वीर में देखकर मिराल ने ठंडी सांस भरी। क्या उसे यहाँ बैठकर अरहान का इंतजार करना चाहिए था? शायद नहीं। भले उसे इस रिश्ते को कबूल करने में कोई एतराज नहीं था, पर अरहान को तो होगा। यकीनन ये सब उन्होंने हुर्रम आपी के साथ तस्वुर किया होगा। मुझे अगर यहाँ बैठे देख लिया तो हो सकता है इन्हें बुरा लगे। खुद से बुड़बुड़ाते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के करीब जाकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। क्या थी उसकी किस्मत? पहले इस शख्स से मोहब्बत हुई जो किसी और से मोहब्बत करता था, और अब वो शख्स मिला जो किसी और का होने जा रहा था। क्या अरहान उसे कबूल कर लेगा? ये सोच जहन में आते ही उसने सारे ख्याल झटके। वो इस वक्त कुछ सोचना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो जो अरहान इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त लेता, उसे तो खुद कुछ वक्त की ज़रूरत थी। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। एकदम से सब कुछ कबूल करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। अलमारी खोलकर वो सूट देखने लगी, जहाँ लेडीज़ ड्रेसेस कतार में लगे हुए थे। इनमें से एक सूट निकालकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई ताकि इस सूट से निजात मिल सके। सीधी सी चलती जिंदगी एक ही दिन में किसी मोड़ पर आ गई थी। आलम महरीना बेगम को फोन करके रिश्ते से इनकार कर चुका था, साथ ही अपने इनकार की वजह भी बता चुका था। वो कोई गैर थोड़ी थे जिनसे कुछ छुपाया जाता। उसकी सारी बातें सुनकर महरीना बेगम ने उसके सामने अरहान के लिए मिराल का नाम रख दिया। आहान और शानजे से उनकी मर्जी जानने के बाद उसने मिराल से उसकी राय पूछी, जिसने अपना फैसला आलम पर छोड़ दिया। वैसे भी अजमेर नहीं तो कोई भी हो, उसे परवाह नहीं थी। शादी तो घर वालों की रजा से ही करनी थी, फिर चाहे वो उसके लिए कोई भी लड़का पसंद कर लेते, उसे ऐतराज नहीं था। उसका जवाब सुनकर आलम ने महरीना बेगम को हाँ में जवाब दे दिया, और आलम का जवाब सुनकर वो तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उनकी तो हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी कि उनके बेटे की मोहब्बत उसे इस तरह मिल जाएगी। आलम की कही सारी बात वो शाहजल साहब को बता चुकी थी, जिसे सुनकर उन्होंने भी अरहान और मिराल के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। पर यह बात उन्होंने अरहान को बताने से मना कर दी थी, क्योंकि वो तो पहले ही शादी के लिए इतनी मुश्किल से राजी हुआ था। मुमकिन था यह सब सुनकर वो इनकार ही कर देता। उनकी बात सुनकर महरीना बेगम ने अपनी हंसी दबाई। अब इन्हें क्या बताती कि अगर अरहान को ये बात पता चल जाती तो फिर तो वो कल के बजाय आज ही निकाह करवा लेता। रोते हुए वो कमरे से बाहर निकली। जब उसकी टक्कर वहां से गुजरते असफन यार से हुई। आइजल, क्या हुआ है? उसका रोया चेहरा देखकर असफन ने परेशानी से पूछा, जिसका जवाब देने के बजाय वो रोते हुए उसके सीने से लग गई। सारी तकरीब में वो नींद में झूम रही थी, इसलिए घर आते ही हयात ने उसका मुंह हाथ फुलाकर उसे सुला दिया, और उसकी नींद में जाते ही खुद बाहर सबके साथ रस्मों में शामिल हो गई। वो कमरे में अकेली थी, शायद इसलिए डर गई। असफन यार के जहन में तो यही बात आई। आइजल, मैंने ख्वाब देखा, फिर मैं उठी तो कमरे में अकेली थी, इसलिए मैं डर गई। उसके सीने से लगी वो सूसू करते हुए बता रही थी, जबकि उसे अपने इस कदर करीब देखकर असफन यार को अपनी धड़कनें तेज तेज धड़कती महसूस हो रही थी। आइजल, कुछ नहीं हुआ। असफन ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो तो जैसे उसके सीने से चिपक गई थी, जो हटने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा बताओ, क्या ख्वाब देखा तुमने? मैंने देखा कोई मुझे पकड़कर अंधेरे कमरे में बंद कर रहा था और मैं रो रही थी। उसकी बात असफन को साख्त कर चुकी थी। किसने बंद किया तुम्हें? उसने बमुश्किल ये लफ्ज अदा किए। मैंने उसे नहीं देखा। आइजल की बात सुनते ही उसने इत्मीनान भरी सांस ली। कोई तुम्हें बंद नहीं कर रहा, तुम यहाँ महफूज हो। उसका हाथ पकड़कर वो उसे लाउंज में सबके पास ले गया, ताकि इन सबके बीच रहकर वो अपना ख्वाब भूल जाए, लेकिन उसके खुद के जहन को आइजल के ख्वाब में ही उलझ जाना था। सजदे में सर झुकाए वो कब से रो रहा था। रात का वक्त था, इसलिए मस्जिद में कम ही अफराद थे, और जो थे वो हैरत से इस शख्स को देख रहे थे, जो बच्चों की तरह अपना सर झुकाए रो रहा था। सजदे से सर उठाकर उसने अपना आंसुओं से तर चेहरा साफ किया। कैसा था वो शख्स जो पहले उसके ना मिलने पर रो रहा था और अब उसके मिलने पर रो रहा था, लेकिन अब की बार ये आंसू खुशी के थे। वो रो रहा था और रोते हुए अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। कैसे ना करता वो पाक रब, जिसने उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी, उसे ज़िंदगी में ही जन्नत दे दी। उसका शुक्रिया वो कैसे अदा ना करता। उसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार इंसानों से नहीं किया था, अल्लाह से किया था, और अल्लाह तो दुआएं सुनता है, मुकर्रर वक्त आने पर दुआएं कबूल कर लेता है। फिर ये कैसे मुमकिन था कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती? अगर मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा हो तो खुदा भी कुन कह देता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मिराल शाह का उसकी ज़िंदगी में आना किसी मौजज़े से कम नहीं था। उसे मिराल मिल गई थी तो ऐसा लग रहा था उसे सारी कायनात मिल गई थी। उसकी मोहब्बत सच्ची और नीयत साफ थी। सालों का इंतजार था और सिर्फ रब से मांगा जा रहा था। कैसे मुमकिन था कि वो पाक रब फिर भी ना देता? बेशक वो खुदा तो रहीम और करीम है, जो अपने बंदों को आजमाता भी एक हद तक है, उसके बाद उनकी सोच से बढ़कर इन्हें इनाम अता कर देता है। कमरे में दाखिल होते ही वो अपनी ज्वेलरी उतारने लगी जब दरवाज़ा नॉक हुआ।
सामान ड्रेसिंग पर रखकर उसने दरवाजा खोला जहां हुरम खड़ी थी। उसने ज्वेलरी उतार दी थी, मेकअप भी रिमूव कर लिया था, लेकिन अभी तक वो उसी जोड़े में मलबूस थी। क्या हुआ हुरम, सब ठीक है? उसे इस वक्त यहाँ देख हुरैब ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं यहाँ सो जाऊँ अम्मा साईं? हुरम तुम प्लीज। उसकी बात सुने बिना ही हुरम ने मिन्नत की। अच्छा कपड़े तो चेंज कर लो, ऐसे तो नहीं सो सकोगी। नहीं मैं सो जाऊंगी। कमरे में दाखिल होकर उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और बेड पर जाकर लेट गई। वो डर रही थी, उसे डर था उसे जागते देख इर्तिजा उसे अपने साथ कमरे में ना ले जाए। यकीनन अगर वो सो जाती तो इर्तिजा उसके सोते वजूद को तो कहीं लेकर नहीं जाता ना। हुरम जाओ, पहले कपड़े चेंज करो फिर सो जाना। अलमारी से अपना सूट निकाल कर उसने हुरम की तरफ बढ़ाया। वो हुरम के लिए थोड़ा ढीला था, लेकिन आज के लिए तो हुरम इससे भी काम चला लेती, क्योंकि उसे इस कमरे से बाहर नहीं जाना था। उसके हाथों से कपड़े थामकर वो वॉशरूम में चली गई और उसका डरा सहमा अंदाज देख हुरैब बस अपने आंसू जब्त करके रह गई। अपना खाली कमरा देख उसने गहरा सांस लिया और नाइट सूट निकालकर चेंज करने चला गया। वॉशरूम से निकलकर वो अपने कमरे से निकला और तेज से कदम उठाता जन्नत के कमरे की तरफ गया। बिना नॉक किए वो कमरे में दाखिल हुआ जहां बैठी जन्नत दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंक कर देखने लगी। वो इस वक्त सादा सा सूट पहने आम से हुलिये में बैठी हुई थी। उसे छोड़ा तो सालार के कमरे में ही गया था, लेकिन वो अपने कमरे में आ गई थी और कमरे में आते ही उसने सबसे पहले अपना लिबास तब्दील किया था। उसे उलझन हो रही थी इस सारे सिंगार से, क्योंकि उसके वजूद पर हुआ ये सारा सिंगार सालार के नाम का था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे अपने कमरे में देखते ही वो चीखी, जिस पर वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। अगर आप अपनी सही जगह पर होती तो मुझे यहाँ ना आना पड़ता। सालार देखो, मैं इस वक्त सिर्फ अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। उसकी बात का बिना कोई असर लिए उसने जन्नत की गर्दन के गिर्द हाथ डालकर उसके मुंह पर रखा और उसकी आवाज का गला घोंटा और दूसरे हाथ से उसे अपनी बाहों में उठाए कमरे से निकल गया। ये सब इतनी जल्दी किया था कि वो बस हैरत से उसकी हरकत को तकती रही, लेकिन फिर जल्दी ही होश में आकर अपने नाजुक मुक्कों का वार उसके सीने पर बरसाने लगी। एहतजाज के लिए कुछ तो करना था, आवाज तो वो बंद कर चुका था। उसकी हर मुजाहमत को नजरअंदाज करके सालार ने उसे अपने कमरे में लाकर ही अपनी बाहों से आजाद किया। ये क्या घटियापन है? जन्नत अपना लहजा दुरुस्त करें, आपका यह लहजा मुझे नहीं पसंद। उसका चीखता लहजा सुनकर सालार ने सख्ती से टोका। मैं ऐसे ही बात करूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने कमरे में जाना है। उसके करीब से गुजरकर वो बाहर जाने लगी जब सालार ने उसे दीवार से लगाकर उसके दोनों हाथों को अपनी कैद में ले लिया। जन्नत मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपके साथ कोई सख्ती करूं। आप जो कहेंगी मैं मान लूंगा, पर मैं ये चाहता हूं कि बदले में आप भी मेरी बात माने। सालार तुमने सारे लिहाज खत्म कर दिए, मेरे किरदार को दागदार किया, मुझे जबरदस्ती इस निकाह पर मजबूर किया, मेरी जिंदगी को लोगों की नजरों में तमाशा बना दिया। उसके बाद भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात मानूं? मैंने गलत किया है, सब मेरी गलती है, तो फिर कोई आपको क्यों कुछ कहेगा? क्योंकि यहाँ लड़का कसूरवार होकर भी बेकसूर कहलाता है और लड़की बेकसूर होकर भी कसूरवार। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकते। उसकी बात सुनते ही सालार उससे दूर हुआ और चंद लम्हों बाद उसका हाथ पकड़ते कमरे से बाहर निकला। सालार छोड़ो मेरा हाथ। जन्नत ने उसकी सख्त गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब वो पागल शख्स क्या करने जा रहा था, जन्नत सोचकर रह गई। लेकिन कोई उसे बताता कि वो पागल नहीं, दीवाना था। जन्नत शाह का दीवाना, और अगर पागल था भी तो जन्नत शाह के लिए पागल था। सब बाहर निकलो। कुछ मेहमान जो बाहर बैठे थे चौंक गए, जबकि बाकी जो अंदर थे वो इस धाड़ और बाज गिरने की आवाज पर परेशानी से कमरे से बाहर निकले। सालार क्या है ये सब? शामिर ने टूटे वाज को देखकर गुस्से से पूछा। मैं आज इकरार करना चाहता हूँ सबके सामने, उसने वहां खड़े सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा। सालार कमरे में जाओ। उसका नया तमाशा देखकर असीम ने उसे कमरे में भेजना चाहा, लेकिन वो सालार शाह था जो जब तक अपनी जिद पूरी नहीं कर लेता तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था। नहीं दादा साईं, मुझे कहने दे। असीम को जवाब देकर वो वहां खड़े सब लोगों को देखने लगा। ये जो लड़की है, उसने जन्नत की तरफ इशारा किया, ये लड़की मेरी जिंदगी है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, और इसके खिलाफ अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं उस शख्स की जुबान काटने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। अगर किसी ने जन्नत के किरदार को निशाना बनाया तो उसका वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। सब हैरत से उसका पागलों वाला रूप देख रहे थे। जन्नत आलम के साथ जिस हालत में यहाँ आई थी वो मंजर सबको हुई बातें करने का मौका दे चुका था। बातें तो वहां खड़े लोगों ने बनाई थी, लेकिन अब सालार का अंदाज इन सबको डरा चुका था। जन्नत ने कुछ नहीं किया है, मैं लेकर गया था इन्हें यहाँ से, क्योंकि मैं जन्नत को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं लेकर गया था इन्हें यहाँ से, लेकिन इनका किरदार आज भी उतना ही पाकीज़ा है जितना पहले था। नम आंखों से वो उसका अजीब रूप देख रही थी। अगर उसने किरदार पर दाग लगाया था तो वो दाग साफ भी कर दिया था। मुझे किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि सबके जहन में मेरी जन्नत के खिलाफ जो गंद भरा है वो धुल जाए। मैं गलत था तो जो कहना है मुझे कहा जाए, लेकिन अगर इस लड़की को किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो यकीन जानो इस शख्स का मैं कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उसकी बात पर सब होंकों की तरह उसे देख रहे थे।
क्योंकि उसकी बात सुनकर किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वो सभी जानते थे कि सालार कितना पागल था। अपने गुस्से में वो कुछ नहीं देखता था, इसलिए खामोशी ही बेहतर थी। जन्नत ने अपने भीगे गाल साफ किए और भागती हुई कमरे में चली गई। जबकि सालार की बातें सुनकर वहां खड़ी आयरा ने सुकून भरी सांस ली। उसे यकीन था सालार जन्नत कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। आलम ने कहा था कि सालार ने उसकी बेटी का किरदार लोगों की नजरों में मशकूक बना दिया है, पर आयरा जानती थी कि सालार अपनी मोहब्बत पर कभी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा, और फिर चाहे सामने कोई भी हो। उसने गलती की थी तो वो भरी दुनिया में उसे तस्लीम करने से भी पीछे नहीं हटेगा। वो खुद पर बात बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जन्नत पर एक गलत हर्फ उसे बर्दाश्त नहीं था। पूरम यहाँ है? दरवाजा खुलते ही उसने जरियाम से सख्त लहजे में पूछा। इस वक्त वो शादी वाले कपड़ों में ही मलबूस था। बस फर्क ये था कि उसने इस वक्त अपना कोट नहीं पहना हुआ था, और बाल जो तकरीब में सेट थे वो अब थोड़े बेतरतीब होकर उस शख्स को मजीद दिलकश बना रहे थे। हाँ, वो यही है। उसकी बात सुनते ही वो अंदर आने लगा। जब अंदर से उसे अंदर आते देखकर जरियाम ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। इर्तजा, उसे कुछ पल सुकून से रहने दो। तुम्हें अंदाजा है तुमसे वो कितना डर रही है? जरियाम भाई, कुछ वक्त में ठीक हो जाएगी, पर आज वो वक्त नहीं है। उसे सुकून से सोने दो। जरियाम की बात सुनते ही वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचता तेज तेज कदम उठाता हवेली से बाहर निकलता चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी पहली नजर बेड पर सोई मिराल पर गई। उसे देखते ही दिलकश मुस्कुराहट अरहान के लबों पर बिखरी। सफेद सूट पहने वो अरहान को सोते हुए आसमान से उतरी परी लग रही थी। क्या ये हकीकत थी? हाँ, बिल्कुल। उसके करीब जाकर वो गौर से उसके चेहरे पर एक एक नक्श को गौर से देखने लगा। घनी पलकें झुकी हुई थी और चेहरे पर बिखरी मासूमियत, तो जैसे अरहान लाशारी का धड़कता दिल रोक चुकी थी। उसके लबों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई गई थी जिसे वो हटा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हल्का हल्का लिपस्टिक का शेड उसके लबों को सुर्ख बना रहा था। अरहान की नजर उसकी नाक में पहनी नोज पिन पर गई। वो पहली बार उसकी नोज पिन देख रहा था। आज से पहले कभी उसे इतने करीब से देखा जो नहीं था। उसकी नाक में चमकता हुआ वो बिल्कुल बारीक नग था जो करीब खड़े बंदे को ही नजर आता। मिराल आज तक उसके करीब सिर्फ स्टोर रूम में आई थी और अंधेरे के बाइस वो ठीक से कुछ देख ही नहीं सका था, लेकिन आज वो देख रहा था। उसे गौर से देख रहा था, जी भर के देख रहा था। निगाहें उसकी खूबसूरत नोजपिन में उलझ सी गई थी जो उसकी खड़ी नाक को मजीद खूबसूरत बख्श रही थी। झुककर उसने नरमी से मिराल की नोजपिन पर अपने लब रखे। वो अरहान लाशारी का पहला लम्स था जो उसने मिराल लाशारी के चेहरे पर छोड़ा था। एक सुकून सा अरहान को अपने दिल पर उतरता महसूस हुआ। उसकी नाक से अपने लब हटाकर अरहान ने उसकी बेदाग पेशानी पर अपने लब रख दिए। उससे दूर होकर वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा और अपना ट्राउजर लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी हुई। वो इस वक्त सिर्फ अपने ब्लू ट्राउजर में मौजूद था, क्योंकि रात को शर्ट के साथ सोने की उसे आदत नहीं थी। वो हमेशा शर्टलेस ही सोता था। बेड पर लेटकर उसने नरमी से मिराल का रुख अपनी जानिब किया और कितनी देर तक उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। अपनी नींद से बोझल आंखें वो कभी खोलता तो कभी बंद कर देता, लेकिन वो सो नहीं रहा था, क्योंकि उसे सोने से ज्यादा ये हसीन मंजर देखने में दिलचस्पी थी। काफी देर तक वो नींद से लड़ता रहा, लेकिन कब तक लड़ता। मिराल का हाथ उसने अपने हाथ में लिया और पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। ऐसा लग रहा था सिर्फ एक इस लड़की की वजह से उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई थी। ओसा व मुश्किल जब्त करते हुए उसने चेहरे पर हाथ फेरा। जितनी जल्दी उसे यहाँ से जाने की थी, उतनी ही देर से उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था। उसके कजन चंद एक दोस्त जो उसके पास बैठे थे, अब तो वो भी उठकर जा चुके थे, लेकिन वो दोनों उसे अपने दरमियान बिठाए उसके जाने का हर रास्ता रोक कर बैठे पड़े थे। अलमीर भाई, दूल्हे साहब को गुस्सा आ रहा है। उसका तपा हुआ अंदाज देख आदिल ने हंसते हुए कहा, जिस पर अलमीर का जानदार कहता गूंजा। क्या हुआ? दूल्हे साहब को कमरे में जाने की जल्दी हो रही है? मैं तुम दोनों को बहुत आराम और प्यार से समझा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, जरा बताइए क्या अच्छा नहीं होगा? उसके कहने पर आदिल ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए पूछा, जिस पर इन दोनों के दरमियान में बैठे अजमेर ने अपने बाजू इन दोनों के कंधों पर रख दिए। तो फिर मैं तुम दोनों को पकड़कर तुम्हारी इज्जत लूटने में देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर बाद में मुझसे कोई शिकायत मत करना। उसकी बात का मतलब समझते ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुंह बनाते हुए उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर वहां से भाग गए। आदिल और अलमीर के भागने पर वो कहका लगाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। ये दोनों तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं सच में इनकी इज्जत लूट लूंगा। हंसते हुए उसने बुड़बड़ाकर कहा। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर बेड पर बैठी मन्नत पर गई, जो बेड से टेक लगाए बैठी थी। फूलों से सजे कमरे में वो बेड पर बिखरे फूलों के दरमियान बैठी खुद भी कोई खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। अजमीर को देखते ही वो सीधी होकर बैठी और अपना लिबास बेड पर अच्छे से फैलाने लगी। उफ अजमीर, नॉक करके तो आते, मतलब अब मुझे अपने कमरे में भी नॉक करके आना पड़ेगा? नहीं, मैंने बस इसलिए कहा कि अगर आप नॉक करके आते तो मैं सही होकर बैठ जाती। उसकी वजाहत पर अजमेर ने अपना सर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया। तुम्हें सही होकर बैठने की कोई जरूरत ही नहीं है मन्नत, बल्कि मेरे आने से पहले तुम्हें ये सब उतार देना चाहिए था।
अब देखो ना, इतना टाइम तो इन सब चीज़ों को उतारने में ज़ाया हो जाएगा। उसकी बात का मतलब समझकर मन्नत उसे घुर भी ना सकी। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है, मैं तुम्हारी इस सब में थोड़ी हेल्प कर दूंगा। नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। उसकी बात सुनते ही मन्नत ने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कानों में पहने झुमके उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, जब अजमीर ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं मदद करना हूं ना मन्नत, तुम्हें खुद को थकाने की क्या जरूरत है। उसका रुख अपनी जानिब करके अजमीर ने उसका सेट किया हुआ दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा और उसके कानों को भारी झुमकों से आजाद करके उसके कानों की लो पर अपने लब रख दिए। मन्नत ने अपने हाथ उसके सीने पर रखकर उससे फासला बनाया, जब उसकी सरकत की वजह से अजमीर के माथे पर बल पड़े। मन्नत की नाजुक कमर के गिर्द अपना बाजू हाई करके उसने उसे अपने करीब कर लिया। उसके गले में पहना हार उतारकर अजमीर झुककर उसकी गर्दन पर जा बजा अपना शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ने लगा। अजमीर दूर हटे, मुझे चेंज करना है। उसकी कपकपाती आवाज पर अजमीर अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकालकर उसके गुलनार चेहरे को देखने लगा। मैं खुद चेंज करवा दूं? नहीं, मैं कर लूंगी, उसने अटकी सांसों के साथ कहा, क्योंकि आज अजमीर शाह का बहका हुआ रूप उसकी सांसें रोकने का सबब बन रहा था। मैं करवा देता हूँ ना मेरा सोना। बहकी बहकी नजरें उसके चेहरे पर टिकाए वो उसकी कमर पर रखा अपना हाथ उसकी कमर से नीचे ले जाने लगा और उसके हाथों की बेबाकी देखकर मन्नत ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा। अजमीर की सरकत से उसके जिस्म का सारा खून जैसे उसके चेहरे पर आ चुका था। मन्नत, तुम्हारे हाथ मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। उसके सख्त लहजे पर मन्नत ने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी। वो मेरा गिफ्ट नहीं दिया आपने, मेरा आखिर एक बहाना मिल ही गया था उससे बचने का। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तो देना ही भूल गया था। उसने मन्नत को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया, जिस पर उसने सुकून भरा सांस लिया। अपनी अलमारी खोलकर उसने एक पैकशुदा बॉक्स निकाला और उसे ले जाकर मन्नत के सामने कर दिया। उसने इश्तियाक से इस बॉक्स को देखा और खोलकर उसे देखने लगी। इसमें वही नाइटी मौजूद थी जो अजमीर ने उससे शादी से पहले भेजी थी। उफ अजमीर! उसने गुस्से से बॉक्स दूर फेंका। क्या हुआ? ये यहाँ क्या कर रही है? इसे मेरी नज़रों से दूर करें। तुम नज़रों से दूर करने की बात करती हो। मेरा बस चले तो मैं इसे फ्रेम में लगवाकर अपने कमरे में सजा दूं, क्योंकि इसकी वजह से ही तो तुम इस वक्त दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हो। उसने नाइटी उठाकर साइड पर रखी। अजमीर, क्या आप सच में ये गिफ्ट लाए थे? नहीं शोना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और गिफ्ट लाया था। उसने ड्रेसिंग की दराज खोलकर ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे हैरत से देखते उसने थाम लिया। बॉक्स खोलकर उसने हैरत से इसमें मौजूद चाबी निकाली। उसकी हैरत को देखते हुए अजमीर उसका हाथ थामकर खिड़की के करीब ले गया। वो रहा तुम्हारा गिफ्ट। उसने अजमीर के इशारा को देखते हुए नीचे की तरफ देखा, जहां नई चिमचमाती रेड मर्सिडीज खड़ी थी। खुशी के मारे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। अजमीर, ये मेरी है? उसने मुंह पर हाथ रखकर हैरत और सदमे से पूछा। उसे गाड़ी ड्राइव करने का बेहद शौक था, लेकिन माहीम की सख्ती की वजह से आज तक ये शौक वो पूरा ही नहीं कर सकी थी। सब जानते थे कि वो कितनी लापरवाही से काम करती थी, इसलिए साहिर ने भी उसे कभी गाड़ी सीखने की इजाज़त नहीं दी थी। इसलिए अपने सामने इस गाड़ी को देखकर उसकी हैरत ही ख़त्म नहीं हो रही थी। बिल्कुल, ये तुम्हारी है, लेकिन मुझे तो गाड़ी ड्राइव करनी आती भी नहीं। मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन अम्मा साईं और बाबा साईं ने इजाज़त नहीं दी तो? उसे नई फिक्र लाहक हुई। तुम्हें अब इनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शौहर मैं हूँ और अब तुम पर मेरा हक है, और तुम ये काम मेरी इजाज़त से कर रही हो, इसलिए किसी को तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं बनता। थैंक यू अजमीर, आप बहुत अच्छे हैं। चहकते वो उसके गले लगी, जिस पर अजमीर ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें तुम्हारा तोहफा मिल गया मन्नत, अब मेरे काम में खलल मत देना। उसकी बात सुनते ही वो अगले ही पल उससे दूर हुई, जब उसका हाथ पकड़कर अजमीर ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। उसके बालों में लगी पिन्स निकालकर अजमीर ने उसके बाल खोल दिए और उसे अपने बेइंतहा करीब करके उसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। अजमीर, उसके हाथों का बेबाक लम्स अपनी कमर पर महसूस करके मन्नत ने घबराए हुए लहजे में कहा, जिसे सुनते ही वो अपना चेहरा उसके बालों से निकालकर उसके लबों पर झुक गया। उसका जुनूनी अंदाज मन्नत की कपकपाहट में मजीद इजाफा कर चुका था। अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर मन्नत ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मन्नत की इस हरकत पर वो उसे अपने मजीद करीब करके उसकी शर्ट की डोरियां खोलने लगा। प्लीज छोड़े मुझे, लबों को आज़ादी मिलते ही उसने पूरी सांसों के साथ कहा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। मन्नत, मुझे तो हमारे प्यार के लिए ये रात भी कम लग रही है और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। मेरी जान, आज रात तो दूरी हरगिज मुमकिन नहीं है। उसके बालों को कान के पीछे करके वो सरगोशी भरे अंदाज में कह रहा था, आज सारी रात तुम्हें अपने इस नाजुक वजूद पर मेरी शिद्दतें झेलनी है। अपना चेहरा उसके सामने करके वो उसके शर्मो हया से खिलता रूप देखने लगा। अजमीर ने अगले ही पल उसकी खुली डोरियों के बायस ढीली होती शर्ट को झटके से उसके वजूद से अलग कर दिया, जबकि अजमीर की इस हरकत पर वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई थी। अजमीर ने मुस्कुराते हुए अपने सीने में छुपी मन्नत को देखा और अपना हाथ उसके स्टेप में उलझाकर उसे मजीद खुद में छुपने पर मजबूर कर दिया। अजमीर, प्लीज मत करें। मन्नत मिन्नत भरा अंदाज सुनते ही उसे अपनी जान पर बेइंतहा प्यार आया। उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भरे
वो उसे बेड की तरफ लेकर आया और उसे बेड पर लेटाकर लाइट्स ऑफ कर दी। मन्नत उसके ऊपर झुककर अजमीर ने नरमी से पुकारा, जी इजाजत है। उसके चेहरे पर हाथ फेरते उसने इजाजत चाही, जबकि अंधेरे में गूंजता उसका भारी गंभीर लहजा मन्नत की सांसें रोक गया। मन्नत जवाब दो। उसके दोबारा पूछने पर मन्नत ने धीमे से हाँ कह दिया। उसकी इजाजत देने पर अजमीर ने उसके लबों को दोबारा अपनी कैद में लिया और उसके नरम हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर उसके नाजुक वजूद पर अपनी शिद्दतें बिखेरता चला गया। कभी वो मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आते शहरोज को देखता, तो कभी उसके पीछे सोई मीरब को। उसे शहरोज की याद आ रही थी, लेकिन मीरब की यादों ने तो बेचैन करके रखा हुआ था। इसलिए कमरे में आते ही उसने वीडियो कॉल मिलाई थी। उसे अंदाजा था कि मीरब इस वक्त सो रही होगी, लेकिन शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मोबाइल चलाते शहरोज ने गलती से उसकी कॉल पिक कर ली। उसे जब नींद नहीं आती तो मीरब का मोबाइल उठाकर उल्टे सीधे तरीकों से चलाता रहता था, और उसका ये तरीका आज अलमीर के बड़े काम आया था। मोबाइल में नजर आते अलमीर को देखते ही वो खिलखिलाकर हंसा। यकीनन वो उसे मिस कर रहा था, क्योंकि मीरब और बीजान के बाद वो उसके पास ही पाया जाता था। अलमीर उससे उसकी खैरियत पूछ रहा था, लेकिन उसे कौन सा अलमीर की बातें समझ आनी थी। अपनी जुबान में ही वो उससे बातें कर रहा था, और उसका सवाल समझ आए बिना वो उसकी हर बात सुनकर अपना सर हिला रहा था। वो रातों को अक्सर जाग जाता था, इसलिए मीरब एक साइड पर खुद सोती और दूसरी साइड पर ढेर सारे तकिए लगा देती, जो इस वक्त भी लगे हुए थे। मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है, मुझे अपनी मामा का चेहरा दिखाया है, बता क्या चाहिए, अभी लाकर दूंगा। वो उसे ऐसे पूछ रहा था जैसे उसके पूछने पर शहरोज ने उसे फौरन बता देना था कि उसे क्या चाहिए। उसे तो यकीनन अलमीर की बात भी समझ नहीं आई होगी, लेकिन उसके लिए खास तोहफा तो अलमीर ने ले जाने का इरादा जरूर किया था, क्योंकि शहरोज ने अपनी मामा का चेहरा दिखाकर उसके बेचैन दिल को करार जो पहुंचाया था। आइजल कहाँ है? वो सो रही थी ना। कमरे में दाखिल होते ही आइजल की गैर मौजूदगी देखकर वो ठटका। उसका एक अलग कमरा मौजूद था, लेकिन अपने इस कमरे को छोड़कर वो हर किसी के पास सो जाती थी, क्योंकि अकेले सोने से अक्सर वो डर जाती थी। हाँ, वो जाग गई थी। उसके बाद असमंद उसे नूर के पास छोड़ गया था, तो आइजल वहीं उसके पास सो गई। मैं देख कर आता हूँ, शामिर उसे तंग मत करे, सो रही है तो सोने दे। हयात की बात पर नरम सी मुस्कुराहट शामिर के लबों पर दौड़ी। उसने ज्वेलरी उतार दी, हयात को देखा और पीछे से उसे अपने हिसार में ले लिया। तुम्हें तंग कर लूं? नहीं, मुझे भी नींद आ रही है, तो मुझे भी सोने दे। उसका हिसार तोड़ती वो अपने कपड़े निकालने लगी। जब उसका रुख अपनी जानिब करके शामिर ने उसकी पुष्ट को अलमारी के साथ लगाया और उसके लबों पर झुक गया। शामिर मत तंग करे। लबों को आज़ादी मिलते ही उसने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे इस मामले में कभी मैंने चलनी दी है जो आज चला रही हो? उसके फूले चेहरे को नजरअंदाज करके शामिर ने उसे बेड पर लेटाया और उसके वजूद पर काबिज होता चला गया। साहिर कुछ तो शर्म करे। हाथों से चूड़ियां उतारते हुए उसने झुंझलाकर साहिर से कहा, जो उसके पीछे खड़ा उसे अपने हिसार में लिए उसकी गर्दन पर झुका हुआ था। इतने सालों में भी उसके रोमांस में कोई कमी नहीं आई थी। वो तो आज भी पहले दिन जैसा ही था। क्या मसला है तुम्हारे साथ माहीम? मुझे तंग मत करो। मैं तंग नहीं कर रही, तंग आप मुझे कर रहे हैं, छोड़े मुझे। गुस्से से उसे दूर करती वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी, जब उसका हाथ पकड़कर साहिर ने उसे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर झुक गया। माहीम जान, मेरे प्यार से तुम तंग आ गई हो? नहीं। उसका खफा अंदाज देख माहीम ने जल्दी से अपना सर नफी में हिला दिया। तो फिर इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं भी किससे कह रही हूँ? आप तो शुरू दिन से मेरी नींद के दुश्मन हैं। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा हंसा। बिल्कुल, मैं तुम्हारी नींद का दुश्मन हूँ, और ये दुश्मनी तो मुझे ताहयात निभानी है। आज नहीं निभाएं, आज दोस्ती कर लें। नहीं, मेरी आज भी तुम्हारी नींद से दुश्मनी ही है। उसके वजूद पर अपने हाथों का बेबाक लम्स छोड़ते वो दिलकशी से मुस्कुराया और उसके लबों को अपने लबों में कैद करके हमेशा की तरह अपनी करता चला गया। सारे कामों से फारिग होकर वो अपने कमरे में आया, जहां अज़ा मैडम नाइट सूट पहने सोने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। ये तुम क्या कर रही हो अज़ा? मैं सो रही हूँ माहिर। मैं तो कितना कुछ सोच कर आया था, और तुम सोने की तैयारी में लगी हुई हो। वेस्ट कोट उतार कर वो अज़ा के करीब आया। माहिर शाह, अब अपनी सोचों को बदल लीजिए, क्योंकि अब ये आपके नहीं, आपके बेटों के करने वाले काम है। अज़ा ने उसका चौड़ा सीना हल्के से थपकते हुए कहा और खुद पर कंबल डालकर लेट गई। उसे लेटते देखकर माहिर ने कंबल उसके वजूद से हटाया और उसके ऊपर झुक गया। माहिर, ये क्या हरकत है? बात तो अभी मुकम्मल भी नहीं हुई है अज़ा शाह, जो तुम सोने जा रही हो। जी नहीं, बात मुकम्मल हो चुकी है। नहीं हुई है, तुमने अधूरी बात की थी। और पूरी बात यह है कि मेरे बेटे भले जवान हो गए, लेकिन बूढ़ा तो मैं भी नहीं हूँ। आज मेरे छिछोरे और बेबाक बेटे की वेडिंग नाइट है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपने गुजरे लम्हे ताज़ा कर लूँ। नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है गुजरे लम्हों को दोहराने की। उसकी बात सुनते ही अज़ा ने घबरा कर कहा, और उसकी घबराहट देखकर कमरे में माहिर का जानदार कहका गूंजा। अज़ा यार, आज सारा दिन बहुत काम किए हैं मैंने, और मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब तुम मुझे तंग मत करो। बस खामोशी से मेरी बाहों में लेटी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। उसका झुका चेहरा ऊपर उठाकर माहिर ने हल्के से उसकी थोड़ी को छुआ और उसकी बंद आंखों पर अपने लब रखकर उसे अपनी बाहों में कैद करता चला गया।
आपको पता है शाह, आज मैं बहुत प्यारी लग रही थी। कपड़े चेंज करके वो सीधा बेड पर बैठे असीम के पास आई। अच्छा, ये बात तुम्हें किसने कह दी? सब कह रहे थे और मज़े की बात बताऊँ? बात बताने से पहले ही वो खिलखिलाकर हँसी, जिस पर असीम ने ताज्जुब से उसे देखा। कस्बा, तुम ठीक तो हो ना? जो नाम की अकल तुम्हारे पास थी, कहीं वो भी खत्म तो नहीं हो गई? असीम की बात सुनते ही उसकी हँसी रुकी और कब्जी से वो उसे देखने लगी। आपसे तो बात करना ही फ़ज़ूल है। मुँह बनाकर वो बेड पर अपना रुख मोड़कर लेट गई। अच्छा बताओ क्या कह रही थी? मैं सुन रहा हूँ। उसका रुख अपनी जानिब करके असीम ने नरमी से पूछा, जिस पर वो अपने पहले वाले अंदाज में वापस आ गई। मैं बता रही थी कि एक औरत मुझसे मिली और मुझे कहने लगी कि आप कितनी खूबसूरत हैं। वो तो मुझे लड़की की बड़ी बहन समझ रही थी। फिर जब मैंने उसे बताया कि मैं लड़के की दादी हूँ, तो वो बहुत हैरान हुई। यकीनन वो भी तुम्हारी तरह की अकल रखती होगी। लब दांतों में दबाकर उसने अपनी मुस्कुराहट रोकी। बस जलते ही रहना मुझसे, वैसे जलना तो चाहिए भी। मैं तो इस उम्र में भी इतनी जवान और प्यारी हूँ और आप अच्छे खासे बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा, तुम्हें बताऊँ कितना बूढ़ा हो गया हूँ मैं? वो कस्बा को अपने बेइंतहा करीब करके पूछने लगा, जिस पर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर असीम की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। बता दे मैंने कब इनकार किया? उसकी बात सुनकर असीम ने हंसते हुए उसकी नाक पर अपने लब रखकर उसके होठों को छुआ और उसे खुद में भेज दिया। वो हैरत से अंधेरे कमरे को देख रहा था। वो यहाँ क्या कर रहा था? हाथ बढ़ाकर उसने लाइट्स ऑन की, जिसके बायस वो अंधेरा कमरा रोशनी में नहा गया। वो हैरत से हर तरफ देख रहा था। वो खान विला में मौजूद उसका अपना कमरा था, लेकिन वो यहाँ कैसे आया? रोने की आवाज़ सुनते ही वो चौंक कर आवाज़ की तरफ देखने लगा और वहाँ आइज़ल के रोते वजूद को देखकर वो परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा, जो अपना सर झुकाए रो रही थी। आइज़ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? उसके करीब जाकर वो परेशानी से पूछने लगा। जब उसकी आवाज़ सुनकर आइज़ल ने झटके से अपना सर उठाया और उसे देखते ही सहम कर दीवार से चिपक गई। आइज़ल क्या हुआ है? मुझसे दूर रहे। घबराते हुए वो मज़ीद दीवार के साथ चिपकने लगी। मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। रोते हुए वहाँ से जाने लगी जब असफन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। आइज़ल, तुम मुझसे दूर जा रही हो, छोड़े मुझे। तुम बताओ तो हुआ क्या है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप गंदे हैं, मैं सबको बताऊंगी आपने मेरे साथ क्या किया था। आइज़ल के अल्फाज सुनते ही उसे मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। शायद उसे सब याद आ गया था। अगर आ भी गया था तो अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे अब बस आइज़ल की परवाह थी, जो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। तुम सारी दुनिया को बता दो, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। बस मुझसे दूर मत जाओ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मेरी खता इतनी बड़ी नहीं थी, जितनी बड़ी तुम मुझे सज़ा दे रही हो। आई हेट यू। प्लीज़ आइज़ल, मुझसे दूर मत जाओ। भीगी आँखों से वो खुद से दूर जाती आइज़ल को देख रहा था। उसकी चीखों-पुकार हर तरफ गूंज रही थी। जिसे नज़रअंदाज किए वो उससे दूर होती जा रही थी। आइज़ल, आँख खुलते ही वो हैरत से हर तरफ देखने लगा। उसका वजूद पसीने से शराबूर था, जबकि खुद वो गहरी-गहरी सांस ले रहा था। अपनी पसीने से भरी शर्ट उतारकर उसने दूर फेंकी और एसी ऑन कर दिया। शुक्र है ये ख्वाब था। सुकून भरी सांस लेकर वो बुड़बुड़ाते हुए बेड पर गिरा। आइज़ल का देखा गया ख्वाब उसके ज़हन से ही नहीं जा रहा था। अगर उसे सब याद आ गया तो क्या होगा? ये सोच आते ही दिमाग की रगें जैसे फटने के करीब पहुंच चुकी थीं। वो यहाँ से सिर्फ इसलिए गया था ताकि आइज़ल के कोमा में जाने के बाद जिस नितामत में वो डूबता जा रहा था, उससे निकल आए। वो खुद को हमेशा आइज़ल की हालत का कसूरवार समझता था, जो कि सच भी था, लेकिन उसे इल्म ही नहीं हुआ कि उसकी निदामत शर्मिंदगी कब मोहब्बत में ढलती गई। शायद तब जब जाने से पहले वो आखिरी बार आइज़ल से मिला था, इसलिए वो यहाँ कभी वापस नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ ज़िंदगी डर-डर कर गुज़रेगी। आइज़ल को देखकर उसे यही डर लगा रहता था कि कहीं उसे सब कुछ याद ना आ जाए। वो जानता था कि जब उसकी असलियत का सबको इल्म होगा, तो सब उसे नफ़रत की निगाह से देखेंगे, ख़ास तौर पर शामिर। वो तो शायद उसे जान से ही मार दे, लेकिन अब उसे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ़ आइज़ल की। अगर उसे सब पता चल गया और वो मुझसे नफ़रत करने लगी, तो फिर क्या होगा? उसकी नफ़रत ने तो असफन को जीते जी ही मार देना था। कैसे सहता वो उसकी नफ़रत? इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। वो उसके करीब नहीं थी, उसके नाम नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम इससे नफ़रत तो नहीं करती थी। लेकिन जिस दिन आइज़ल को सब याद आ जाता, उस दिन तो वो असफन यार को शायद नफ़रत की निगाह से भी ना देखती। क्या कोई रास्ता नहीं था, जिससे उसके दिल में मौजूद ये डर ख़त्म हो जाए कि आइज़ल उससे दूर जा सकती है, इससे नफ़रत कर सकती है? हाँ, एक रास्ता तो था। अगर आइज़ल शाह आइज़ल असफन यार खान बन जाए, तो उसके दिल में कम अज़ कम ये डर तो नहीं होगा कि आइज़ल उससे दूर जा सकेगी। तब तो वो उसकी नफ़रत भी बर्दाश्त करने को तैयार था, क्योंकि जब दिल में कम अज़ कम ये डर तो नहीं बैठा होगा कि आइज़ल कभी उससे जुदा हो सकेगी। नींद से जागते ही उसने गायब दिमागी से छत को देखा, लेकिन ज़हन जल्दी ही मुकम्मल बेदार हो गया। गहरा सांस लेकर वो उठने लगी। जब नज़र अरहान के हाथ की तरफ गई, जो उसके सीने पर अपना हाथ रखे निहायत ही पुरसुकून होकर सो रहा था। उसका हाथ अपने सीने पर देख मिराल ने उसके हाथ को इस तरह दूर फेंका जैसे वो कोई अछूत हो। मिराल की इस हरकत पर अरहान ने कसमसाकर करवट बदली, जिस पर मिराल ने शुक्र भरा सांस लिया, क्योंकि इस वक्त वो उसका सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उसके शर्टलेस वजूद से नजरें चुराकर वो अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। मन्नत
चलो उठो, नाश्ते का टाइम हो रहा है। अजमीर की आवाज़ सुनते ही उसने मुंह बसोर कर करवट बदली। फजर के करीब जाकर तो उस बंदे ने सोने की इजाज़त दी थी, लेकिन फजर के लिए फिर उठा दिया। शावर लेकर नींद में झूमते हुए उसने नमाज अदा की थी और फिर पुरसुकून होकर सोने के लिए लेट गई। लेकिन अभी सोते हुए 20 मिनट ही गुजरे थे जब वो फिर आकर उसके सर पर खड़ा हो गया। मन्नत उठो, अजमीर सोने दे मुझे, लड़की नाश्ते का वक्त हो रहा है, चलो नीचे। सब तुम्हारे देर से उठने पर क्या सोचेंगे? कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, और अगर किसी ने पूछा कि जन्नत देर से क्यों उठी तो बता दीजिएगा। तुम मुझे जानती हो मन्नत, मैं कितना बेशर्म इंसान हूँ। अगर किसी ने पूछा तो बताने में देर भी नहीं करूंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम शराफत से उठ जाओ। उसने मन्नत के गीले बालों में हाथ फेरते हुए कहा। पागल तो वो उसके लिए हमेशा से था, लेकिन आज मन्नत का निखरा निखरा रूप उसे मजीद पागल कर रहा था। अजमीर की बात सुनकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठी। उसकी नींद से भरी आंखें देखकर अजमीर को अपनी मासूम जान पर टूट कर प्यार आया। अजमीर, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज तंग मत करें। उसके सीने पर अपना सर रखकर उसने मासूमियत से कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन बस 1 घंटे के लिए सोने की इजाजत है। हाँ ठीक है। उसने जल्दी से अपना सर हिलाया। इस वक्त तो ये 1 घंटा भी उसे गनीमत लग रहा था। उससे दूर होकर वो सोने के लिए लेट गई। जब उसके बराबर लेटकर अजमेर ने उसे अपने हिसार में ले लिया। आप तो नीचे जाएं, आप क्यों सो रहे हैं? शोना, नींद तो मेरी भी पूरी नहीं हुई, मैं भी थोड़ी नींद ले लेता हूँ ताकि मजीद काम करने के लिए अच्छे से जाग सकूं। उसकी बात सुनते ही मन्नत को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। उफ, क्यों, क्या था वो शख्स इतना बेबाक? उसकी बातों को नजरअंदाज करके मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली और 1 से 2 मिनट बाद ही वो फिर से नींद की बातियों में चली गई। कमरे से निकलते ही वो नर्वस सी अपनी जगह पर खड़ी रही जब मुलाजमा उसे वहां खड़ा देख डाइनिंग हॉल में ले आई, क्योंकि शाहजल साहब और महरीना बेगम वहीं पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। उसकी नरम आवाज़ पर वो दोनों चौंके। वालेकुम सलाम, इतनी जल्दी उठ गई मेरा बेटा? उसे देखते ही शाहजल साहब अपनी जगह से उठे और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। उनके शफकत भरे अंदाज पर वो हल्का सा मुस्कुराई। जी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, आओ नाश्ता करो। कुर्सी की जानिब इशारा करके वो वापस अपनी जगह पर बैठे। मिराज, रात को नींद ठीक से आ गई थी बेटा? महरीना बेगम के पूछने पर उसने होले से अपना सर अस्पात में हिला दिया। अच्छा बताओ, नाश्ते में क्या खाओगी? मैं कुछ भी खा लूंगी। मेरा बेटा अपनी पसंद बताओ ना। उनके दोबारा पूछने पर उसने झिझकते हुए अपनी पसंद बता दी। नया घर था, अजनबी लोग थे, उसकी झिझक फितरी थी। मुलाजमा को आवाज देकर महरीना बेगम ने उसका नाश्ता बनाया, जिसे सुनकर मुलाजमा अपना सर हिलाते वहां से चली गई। अरहान उठ गया? नहीं, वो सो रहे हैं, मैं उसे जगा कर आती हूँ। अपनी जगह से उठकर वो जाने लगी। जब मिराल भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आप बैठ जाए, मैं चली जाती हूँ। इन्हें रोककर वो खुद अरहान के कमरे की तरफ चली गई। उसकी यहाँ मौजूदगी के बावजूद भी अगर वो उठकर जाती तो ये बात उसे हरगिज अच्छी नहीं लगती। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई और उसी लम्हे वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अरहान बाहर निकला। अरहान को देखते ही उसने अपनी आंखें मीच ली, जो इस वक्त ब्लू जीन्स पहने शर्टलेस खड़ा था, जबकि पानी टपकते भीगे बालों में वो टॉवल फेर रहा था। लेकिन मिराल को देखते ही वो अपनी जगह साख्त खड़ा रह गया। वो लाइट पिंक कलर का सूट पहने खड़ी थी, जो उसकी कुदरती सफेद और गुलाबी रंगत पर बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। होश उसे मिराल के जाने पर आया, जो उसे फिर से शर्टलेस देख कमरे से भाग रही थी, लेकिन उसके बढ़ते कदमों को अरहान की भारी आवाज ने रोक दिया। मिराल, रुको। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। कहाँ जा रही थी? उसकी आवाज सुनकर वो तेज धड़कते दिल के साथ मुड़ी और अरहान को अपने इतने करीब देखकर दिल की धड़कन मजीद बढ़ गई। बेसाख्ता मिराल का नरम हाथ उसके बरहना सीने को छू गया और गलती से हुई अपनी सरकत पर वो जी भरकर शर्मिंदा हुई। कुछ कहना था तुमने? अरहान भा उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अरहान ने उसके नाजुक लबों को अपने भारी हाथ के नीचे दबा दिया। सिर्फ अरहान कहो। उसके लबों से हाथ हटाकर वो उसके चेहरे पर बिखरता दिलकश रूप देखने लगा। उसकी गुलाबी रंगत सुर्ख में बदल चुकी थी। महज लबों पर हाथ रखने से ही वो इतनी सुर्ख हो गई थी, तो अरहान की शिद्दतें बर्दाश्त करने पर उसका क्या हाल होना था, ये बात बस वो सोचकर रह गया। मैं जगाने आई थी आपको, कपकपाते लहजे में अपनी बात कहकर वो जल्दी से कमरे से निकल गई और उसकी स्पीड देखकर अरहान का कहका कमरे की जीनत बना।